नाज़रीन, सुबह सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कंवल। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। और सुबह का आगाज़ करेंगे अच्छी बात के साथ। आज ये अच्छी बात यह है कि जनाब हम जाने अनजाने में कभी कभार ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि हमें उसका अंदाज़ा नहीं होता, और जिसका हम ये देखते हैं कि जिसकी वजह से दूसरों के एहसासात को ठेस पहुँचती है, दूसरों का दिल दुखता है। हम दो लफ्ज़ तो बोल देते हैं, लेकिन जब किसी का दिल दुखता है ना, तो वो ये दो लफ्ज़ उसके दिल के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ते हैं। तो आप यकीन करें कि अगर हम इस तकलीफ़ का अंदाज़ा कर लें कि दूसरों के ऊपर क्या गुजरेगी हमारे इस जुमले से, हमारी इस एक बात से इसका क्या असर होगा, तो आप यकीन करें कि अगर आप इसका अंदाज़ा करें, इसका एहसास करें, तो आप फिर सोच के बोलेंगे, सोच समझ के कहेंगे। और इंसान ये ज़्यादातर तब होता है जब ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचती है, जब इंसान गुस्से में कोई बात कह देता है, जब इंसान डिप्रेस होता है या सैड होता है, तब हम इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। तो गुस्से के वक्त ख़ास तौर पर अपने अल्फाज पर काबू रखें, उस वक्त खामोशी इख्तियार करें, लाहौल पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, ताकि आपका गुस्सा ठंडा हो जाए। उसके बाद जो ना कोई और बात करें, ताकि आपकी वजह से किसी की दिल आज़ारी ना हो, और ऐसी तमाम चीज़ों से परहेज़ करें जिसकी वजह से किसी का दिल दुखता हो। तो जनाब ये अच्छी बात है आज की, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी वजह से अगर किसी का दिल दुखेगा ना, तो फिर वो तकलीफ़ आपको भी बाद में जाके होगी। आपको उस वक्त अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसका आउटकम आपकी ज़िंदगी में भी आता है। तो आपने दूसरों का ख्याल रखना है, किसी को अपनी ज़ात से तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, खुश रहिए और खुश रखिए, स्माइल कीजिए। तो जनाब बात करेंगे अब हम मौसम की। तो मौसम पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले लाहौर का रुख करेंगे, और अगर लाहौर की बात की जाए तो आज कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और सर्दी की शिद्दत सुबह होती है तो कम हो गई है, जबकि हम देख रहे हैं रातें काफ़ी ज़्यादा ठंडी हैं इस वक्त। अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो इस्लामाबाद में मौसम अब खासा खुशगवार है, गर्मी होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता ठंड कम हो गई है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत, ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इस्लामाबाद के बाद कराची का रुख करेंगे तो कराची में भी सर्दी की शिद्दत में कमी आ गई है। हवाओं का सिलसिला लेकिन अभी भी बरकरार है। 13 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत, ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कराची के बाद रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर में जो सूरत हाल है वो कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड। सूरज निकला हुआ है, सर्दी की शिद्दत में कमी हो गई है, और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक आज जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कोयटा की बात की जाए तो कोयटा में जहाँ पारा पिछले हफ्तों में माइनस तक था, और फिर कल हमने आपको बताया कि 0 तक आ गया, तो और जो है ना सर्दी की शिद्दत में कमी हुई है। 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत हो सकता है, जबकि मैक्सिमम रेंज भी आज बढ़ गई है, 16 डिग्री तक जाएगा। सूरज निकला हुआ है तो गर्मी अब वहाँ पर भी आना शुरू हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। जबकि आज़ाद कश्मीर के मौसम में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं। -2 डिग्री सेंटीग्रेड पारा कम से कम आज भी रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ पर आपसे खबर शेयर करेंगे कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने वाले अफराद, जो कि बच्चों को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उन मुजरिमान को सरेआम फांसी देने की एक करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया है। अब ये करारदाद जो है पार्लिमानी उमूर के वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद ख़ान ने जुम्मे के रोज़ कौमी असम्बली के इजलास में पेश की है। और इससे पहले भी कौमी असम्बली में बात की जाए तो बच्चों की हिफाजत से मुताल्लिक ज़ैनब बिल के नाम से भी एक बिल मंजूर किया गया था, और इसमें भी यही कहा गया था कि जो भी ऐसा जुर्म करेगा उसे उम्र कैद की सज़ा दे दी जाए, ये तजवीज़ की गई थी। तो अब इस करारदाद के ऊपर जो हुकूमती अरकान हैं उनमें फवाद चौधरी शामिल हैं, उन्होंने सख्त तनकीद की है। उसके अलावा वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक श्री मज़ारी साहिबा ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। उन्होंने कहा है कि सरेआम फांसी की जो करारदाद आज कौमी असम्बली में मंजूर की गई है वो तमाम जमातों की रजामंदी से मंजूर हुई है, और ये हुकूमत की पेश करदा करारदाद नहीं है, बल्कि एक इनफरादी
अमल है। हम में से बहुत से इसकी मुखालफत करते हैं। तो जनाब, इस करारदाद का मुस्तकबिल क्या होगा और इस कानून साजी के हवाले से जो इसका इम्पैक्ट है सोसाइटी के अंदर वो क्या आ सकता है, क्योंकि हुकूमत जो है वो ख़ुद इसमें से इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उसके काफ़ी सारे वज़रा जो है। तो इस पर बात करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराते चले। मुझे ज्वाइन कर रही हैं मुनीज़े बानो साहिबा, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहिल फाउंडेशन है। वेलकम टू द शो मुनीज़े, कैसी हैं आप? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्र अल्लाह, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मुनीज़ा साहबा, क्या लगता है आपको कि बच्चों से ज़्यादती यकीनन एक संगीन जुर्म है, संगीन मामला है, लेकिन मुजरिमान को फांसी देना सरेआम, आप समझते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर खासी ये मूवमेंट्स रही हैं कि इनको सरेआम फांसी दे देनी चाहिए ताकि इन्हें निशान इबरत बनाया जा सके। आप इसको क्या सेकंड करती हैं या आप इसको जिस तरह दीगर वज़रा इसकी अपोजिशन कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए जी, गुस्सा बहुत चढ़ता है और इसीलिए मेरे ख्याल से उस गुस्से में आपको ये महसूस होता है कि शायद हम ऐसी चीज़ करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। मगर अगर थोड़ा सा सोचें कि जी हिस्ट्री में ये कितना हो चुका है। एक ज़माना था जब सिर्फ सरेआम फांसियाँ होती थीं, कत्ल जो करते थे या जो भी होता था लोगों के सामने, तो उसका क्या नतीजा निकला? कुछ भी नहीं ना। तो इस तरह ये हल नहीं है। हल है अगर आप अपने सारे जो कानून के एलिमेंट्स हैं उनको आप मजबूत करें, आप अपने कानूनी कदम मजबूत करें, तो तब आप कहीं पहुंच सकेंगे। इस तरह तो कहीं नहीं जा सकते। किस तरह की कानून साजी की जरूरत है हमें इन तमाम चीजों की रोकथाम के लिए? नहीं जी, कानून बहुत हैं, कानून बहुत हैं, उनका अमल जो है ना, उनका अमल, उनका सही तरीके से पूरी जो आप कह सकती हैं पूरे हरकत में आना, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जब हम बात ये करते हैं कि एजुकेट किया जाए, जो मसाइल की जड़ है उसे ख़त्म किया जाए, तो हुकूमती अरकान क्योंकि ऐसे सारे वाक़यात के ऊपर जो है ना वो भी इसको अपोज कर रहे हैं इस वक्त, तो क्या किया जा सकता है फिर इंडिविजुअल लेवल पर भी और ओवरऑल हुकूमती सतह पर भी? बिल्कुल जी, देखें, हम काम ही ये करते हैं कि आपने सबको ये शऊर देना है कि ये क्या हो रहा है, क्या इसके असरात होते हैं बच्चों पे, ये तो शऊर सबके पास आना है। फिर हर एक ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, आपने बच्चों को संभालना भी है, उनको भी पता हो कि भाई कोई चीज़ ऐसी है जो हमें ख़तरा ज़्यादा रहेगा कि जिस तरह हम अकेले चले जाएं, हम किसी के कहने पे उनके साथ चले जाएं, ऐसी ये बातें ये भी उनको सिखानी पड़ेंगी। फिर आपका जाहिर है आपके जो कम्युनिटी है उसकी भी एक कठिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने इलाके में अगर ऐसा बंदा है या आपने कोई हरकत देखी है, रिपोर्ट करें, उसको निकलवाएं वहां से, उसको दें जेल में। ये चीजें आप करेंगे तो आप महफूज रहेंगे। ये एक बंदे को लटकाने से कोई महफूज नहीं। ओवरऑल जो परसेप्शन यही है, हम देखते हैं कि रूरल क्लास में खास तौर पर, कि अगर हम इस तरह का कोई भी वाकया लेकर पुलिस की तरफ जाएंगे तो वो मदद नहीं करेगी या जो है ना वो बदनामी होगी, एक्सपोजर इस तरह का नहीं है। जब इस तरह सरेआम फांसियां दी जाएंगी तो लोगों को भी एक सीख मिलेगी कि जी निशान इबरत बनाया जा रहा है, अगर हम भी इस तरह का कोई वाकया हो तो उसको जाकर रिपोर्ट करें ताकि हमें इंसाफ मिले, क्योंकि इंसाफ नहीं मिलता जिसकी वजह से लोगों ने जाना भी रिपोर्ट करना। नहीं जी, नहीं, यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि वो जो है ना, जो इंसाफ मिलना है उसको ज्यादा मजबूत बनाए, उसको बेहतर बनाए, बजाय इससे कुछ नहीं होना। मगर जब वो मजबूत बनेगा फिर लोग जरूर आगे आएंगे। अब भी आते हैं और मुश्किल है मगर आते हैं। तो इसका मतलब है अगर उसको हम आसान बनाएं, जिसमें हम कहते हैं चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स बनाएं जहां बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ हो, जो जाएं, ख़ास उन्हीं के साथ बातचीत हो, ये चीज़ें अगर हम करेंगे तो वो मजबूत कदम बनते हैं आगे। लेकिन ये भी होता है ना अक्सर के, देखें सज़ाएं नहीं होती हैं और हम देखते हैं कि केसेस जो है वो चलते रहते हैं और क्लोज नहीं होते, जिसकी वजह से जो ना लोगों को पता ही नहीं चलता कि जनाब एक मुजरिम जो नाम आता है, अरेस्ट कर लिया कि उसके बाद कहानी ख़त्म हो जाती है। ये ज़ैनब केस हुआ जिसके बाद उनके फादर और उनकी जो पूरी सोसाइटी है वो मोबिलाइज हुई, जिसकी वजह से अभी बिल भी पास हुआ और ये सारी चीज़ें हमारे सामने भी आई। लेकिन इतने कई केसेस हैं जो कि ना रिपोर्ट होते हैं ना उन पर कोई एक्शन होता है, और अगर मुजरिमान को पकड़ भी लिया जाता है तो उसके बाद कुछ पता नहीं होता कि उनको कहाँ पहुँचाया गया, क्या उनको सज़ा मिली नहीं हुई।
देखें जी, हमने तो बहुत फ़र्क देखा है क्योंकि हम 30 साल से इस फील्ड में हैं। हमने देखा है जहाँ पे 5-5, 6-6 साल लगते थे, अब 1 साल के अंदर भी डिसीजंस होती हैं। दूसरी बात जो आप ये कर रही हैं कि जो पकड़े ना जाएं या वो, ये पुलिस को बेहतर करने की ज़रूरत है ना, ये कोई और तो नहीं करेगा। उनको बताना, उनको सेंसिटाइज करना, उनको इस पे कायम रखना कि जी ये आपका फ़र्ज़ है, आप करेंगे ये काम। तो ये चीज़ें सब एक तरीके से हो रही भी हैं, मुख्तलिफ जगहों से ट्रेनिंग्स हो रही हैं। पुलिस नेशनल एकेडमी बहुत सेंसिटाइजेशन कर रहा है। हर चीज़ ये 1 मिनट में तो होती नहीं है, टाइम आपको लगना पड़ेगा, मगर सबकी कमिटमेंट हो, गवर्नमेंट की कमिटमेंट हो तो क्यों नहीं हो सकता, ये हो सकता है। बच्चों से ज्यादती के वाकयात में कोई कमी हुई है अभी तक, अगर पिछले कुछ सालों के आदाद-ओ-शुमार उठाएं और आप हमसे शेयर करें तो? नहीं जी, देखें, हम तो बल्कि कहते हैं बहुत ये मुस्बत बात है कि ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं क्योंकि रिपोर्ट हो रहे हैं, वरना रिपोर्ट ही नहीं होते थे। देखिए ना, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ज़्यादा जितने नज़र आएंगे उतने ही आप समझे कि ये बात एड्रेस हो रही है। वरना तो आप ये छुपे हैं, हमें पता है ये बहुत छुपी हुई चीज़ है, और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये सारी दुनिया में हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पर जब हम ना इनपुट देने की बात करते हैं तो वालिदैन क्या रोल अदा कर सकते हैं, सोसाइटी क्या रोल अदा कर सकती है? क्योंकि पहले तो हम यही बात थी ना कि रिपोर्ट ही नहीं होते थे केसेस, वालिदैन भी खामोश होकर बिठा देते थे कि नहीं, अब ये अगर मामला निकला तो इज्जतों को उछाल दिया जाएगा या हमारी इज्जत पर बात आ जाएगी। तो उस पर अवेयरनेस होना, वालिदैन किस तरह से उनकी तरबियत कर सकते हैं बच्चों की? अब यही देखें ना जी, ये कितना बड़ा मसला है और कितना बड़ा हर्डल है कि हम अपना जो बेचारे मजलूम हैं, जिनके साथ ज्यादती हुई है, हम उन्हीं को फोकस करते हैं कि जी ये इनकी बेइज्जती हो गई है, इनका ऑनर चला गया है, ये खराब हो गई। यही एटीट्यूड बदलना, आप बताइए कितना मुश्किल है, कितना आपको करना है इसके बारे में काम, कितनी अवेयरनेस लोगों को मिलनी है कि जी ये उस बच्ची या उस बच्चे का कसूर नहीं है, ये एक बड़े ने किया है और उसको आप ब्लेम करें बजाय इसके आप कहें कि ये खराब हो गए। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुहिम है। तो किस तरह की अवेयरनेस की जरूरत है, किस तरह के इक़दामात करने की जरूरत है हुकूमती सतह पर भी? बस जी, मैंने आपको यही बताया है कि जी आपने सबको ये कानून भी बताने, ये बात भी बतानी है, आपने कानून तक पहुंच आसान करना है, और ये सब काम इकट्ठे होके, मैं किसी एक को भी नहीं कहती, सबको इकट्ठे होके ये करना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, सब इकट्ठे होंगे तभी ये काम हो सकता है। बहुत शुक्रिया अमनीज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अगर बच्चों की ज़्यादती के वाक़यात की बात की जाए तो तवातुर से होते रहे, इससे पहले भी हम कई दफ़ा इस पर बात कर चुके हैं, क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। तो बात ये आती है कि जब हम इक़दामात की बात करते हैं तो सबसे पहले तो अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि जो वालिदैन इस तरह के केसेस को रिपोर्ट नहीं करते हैं, थानों में नहीं जाते, पुलिस में नहीं जाते कि जनाब अगर हम ये मामला लेकर पुलिस में गएंगे तो हमारी मदद नहीं करेंगे। आप अपनी सी कोशिश ज़रूर कीजिए, उसका एक आउटकम ज़रूर आएगा। जैसे कि अभी मैडम भी कह रही थी कि आदाद-ओ-शुमार में बहुत हद तक इजाफा इसलिए हो रहा है कि अब केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। बहरहाल राय अपनी जगह, बिल्स बनाए जा रहे हैं, कौमी असम्बली में इस बारे में बात हो रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग कि अब इसके ऊपर हमें कुछ सीरियसली सोचने की ज़रूरत है और इस पर अमली तौर पर कुछ करने की ज़रूरत है। सुबह सवेरे पाकिस्तान। आज हम बात करें बड़े सीरियस टॉपिक के ऊपर और जो बड़ा इंटरेस्टिंग है सब लोगों के लिए, और ना सिर्फ हमारी जो घरों में बैठी ख़वातीन हैं बल्कि जो मर्द हजरात हैं उनके लिए भी, क्योंकि चाइल्ड लर्निंग की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से जो है ना वो बच्चों की नशोनुमा होती है, किस उम्र में सबसे ज़्यादा बच्चे सीखते हैं, वालिदैन क्या गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से जो बच्चों की पर्सनैलिटी है वो किस हद तक मुतासर होती है, उनकी ट्रेनिंग किस तरह से होनी चाहिए, पेरेंटिंग का कितना अहम रोल होता है। इन तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि चाइल्ड लर्निंग में जो है कौन सी चीज़ें हैं जिनको सबसे ज़्यादा मद्देनज़र रखना चाहिए, जिन पर सबसे ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत है। तो जो एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराती चलूँ। हमें ज्वाइन कर रही हैं माहिर तालीम हैं सादिया वाइन साहब, वेलकम करेंगे शो में। कैसी हैं आप? ठीक है। साथ साथ हमारे साथ मारूफ साइकोलॉजिस्ट फरिया नाज साहबा मौजूद हैं, उन्हें भी वेलकम करते हैं शो में। कैसी हैं फरिया? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। और साथ साथ हमें डॉक्टर माहम फारूक ज्वाइन करी हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। कैसी हैं माहम?
ऑल वेल ऑल सेट। सबसे पहले तो आज बात करते हैं जनाब कि बच्चों की अगर बात की जाए, चाइल्ड लर्निंग, कौन सी उम्र है सबसे ज़्यादा बच्चों को ट्रेन करने की, सिखाने की, जिसमें उनका जो एक्सपोजर है वो सबसे ज़्यादा होता है, जिनका उसमें जो मेंटल ग्रोथ है वो हो रही होती है। कहते हैं ना कि जब छोटी उम्र हो तो जो चीज़ सिखा दो तो वो आखिर तक याद रहती है आपको। तो वो कौन सी एज है? एक्चुअली एज तो स्टार्ट हो जाएगी जैसे ही वो मेरे ख्याल में इस दुनिया में लेकर आएगा दुनिया में। बल्कि बात तो ये कि वो माँ की कोख से जो ना वो उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल आपने सही कहा, ट्रेनिंग तो फिर वहीं से शुरू होगी। इसका मतलब है कि एज लिमिट नहीं है। एज सून एज द मदर कंसीव्स द चाइल्ड इज देयर, जिसको खाना मिलता है, अकल मिलती है और माँ का गुस्सा तक उसके अंदर जाता है। ड्रग्स अगर वो लेती है तब भी वो उसके अंदर जाती है। तो आपने ये देखा होगा कि जो लेटेस्ट रिसर्च है, जो अब लेटेस्ट रिसर्च है, उसके मुताबिक जो आपके अर्ली ईयर्स हैं, चिल्ड्रन के जो अर्ली ईयर्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो शुरू हो जाते हैं एज सून एज द चाइल्ड कम्स इन द वर्ल्ड, वो वहीं से। और फिर जो हमारे माँ बाप हैं उनकी तो खैर जब से आजकल आपने देखा होगा कि पेरेंटिंग के ऊपर बहुत जोर होने लग गया है, लेकिन जो लर्निंग है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। अब हम देखते हैं कि हमें क्या चीज़ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने क्या नोट किया, बल्कि आपने भी नोट किया होगा, मैं रिसर्च पर्सन हूँ, तो उसके बीच में जो टॉडलर है वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से सीखता है। बिल्कुल ऐसे हर चीज़ जो उसके इर्द गिर्द है, बिकॉज ही कैन नॉट स्पीक बट ही टेक्स इन एवरीथिंग, अडॉप्ट कर लेता है, बिल्कुल करता है। वो अपने माँ बाप का रवैया देखता है, वो इर्द गिर्द के लोगों को देखता है। 1 साल का बच्चा भी जो टॉडलर होता है वो तक उन लोगों की कंपनी में रहना ज़्यादा पसंद करता है जो उससे मोहब्बत करते हैं, जो साथ लगाते हैं और उसको खाना खिलाते हैं या उससे मोहब्बत का इजहार करते हैं, उसको लेके बाहर वॉक पे चले जाते हैं, वहाँ से वो मोहब्बत को लर्न करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने सेंसेस से सीखता है, जो अल्लाह पाक ने हमको सेंसेस दिए हुए हैं, वो हम शुरू से उसमें से बच्चा सीखना शुरू कर देता है। उसके बाद ये होता है कि माँ बाप का रवैया उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। आप ये हैरान होंगे कि वो 1 साल का बच्चा कैसे, आई मीन व्हाई, ऐसा क्यों है? ऐसा ही है क्योंकि मैंने अभी बाकायदा मैं इस पे काम कर रही हूँ, तो मैंने ये देखा कि छोटा सा एक बच्चा है 1 साल का, टॉडलर है, और उसके माँ बाप उसको बड़ी मोहब्बत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट दे आर नॉट डूइंग इट, यू नो व्हाई? बिकॉज उनके स्लीप आवर्स बच्चे के साथ नहीं मिल रहे, खाना खाने का टाइम नहीं मिल रहा, पैम्पर चेंज बहुत लेट हो रहा है, और बच्चे को हाँ इसको पकड़ लो, इसको ले जाओ। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दैम, लेकिन मैं ये देख रही हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि बच्चों को अगर आप शुरू से ही एक नेगेटिव अप्रोच दे रहे हैं, और याद रखें वो माँ बाप कि वो आपके सेंसेस से सीखेगा, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ लिसनिंग, एवरीथिंग। और सेंस ऑफ नेग्लिजेंस बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा। अगर बच्चा नेग्लेक्ट हो जाए ना तो आप यकीन करें कि वो जिस तरह का रिएक्शन शो करता है। मेरा अपना बेबी है, टॉडलर है, जैसे कि आप बात कर रही हैं, माशाल्लाह 2 साल के होने वाले हैं, लेकिन आप यकीन करें कि अगर मैं ज़्यादा लेट हो जाती हूँ और उसको नेग्लेक्ट कर देती हूँ तो फिर वो जिस तरह का मेरे साथ बिहेव करता है, पहले नाराज़ हो जाएगा, उसके बाद जी जनाब कहेगा कि अब मुझे माँ प्यार करे, उसके बाद जो है मैंने मानना है, और फिर मैं उसको टाइम देती हूँ, वरना फिर मेरे पास से जाता नहीं। तो मतलब वो चीज़ उसके अंदर अभी से बिल्ट इन है, वो फील करता है। घर के माहौल की अगर हम बात करते हैं ना फरिया, तो कितना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होता है बच्चों की नशोनुमा के ऊपर, बच्चों के जहन के अंदर, बच्चों की सोच कैसी डेवलप होती है घर के माहौल और उसके असरात। उसमें घर का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है बच्चों की सोच के ऊपर, बिकॉज दे लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ठीक है। उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत शार्प होती है, और जैसे ही बच्चा 1 साल का हो जाता है तो उसकी कॉग्निटिव जो एबिलिटीज़ हैं या कॉग्निटिव जितनी भी उसकी सलाहियतें हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो उसके हिसाब से वो अपने इर्द गिर्द जिस तरह का इन्वायरमेंट वो देखेगा, वो वही चीज़ ऑप्ट करने की कोशिश करेगा, और वही चीज़ वो ऑप्ट करता है। हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में इनफैक्ट यहाँ पे पेरेंट्स को ये लगता है कि इफ़ दे आर लाइक फाइटिंग, इफ़ दे आर लाइक हैविंग लाइक बैड एनवायरनमेंट या कुछ भी ऐसा है, तो उसका इम्पैक्ट बच्चे पे नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चा, क्योंकि वो एक ऐसी एज होती है, कोर एज जिसे हम कहते हैं, कि जिसमें बच्चा बहुत ज़्यादा लर्न कर रहा होता है। जैसे हम साइकेट्री में, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, पेरेंट्स ऐसे बच्चों को लेके आते हैं एंड दे कम अप विद डिफरेंट इश्यूज़, और कि ये क्रिमिनल माइंड हो गया। और इसके अलावा अभी मेरे पास कुछ अर्सा पहले एक बच्चा आया एंड ही इज़ जस्ट लाइक 11 years old, एंड हिज मदर टोल्ड मी लाइक कि ये इतना एंटी सोशल और इतना इसके अंदर बिहेवियर्स जो हैं इतने ज़्यादा इसके वो एंटी सोशल डिविएट कर रहे हैं नॉर्मल से, कि ये इसके लिए किसी को छुरी मार देना, किसी को अपनी बहन का गला दबा देना एट द एज ऑफ 11। अब ये वो सारी की सारी चीज़ें हैं कि जब जो अर्ली
ईयर्स हैं उसमें तो उन्होंने इन चीज़ों को नहीं देखा, ना ही उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये किस तरफ जा रहा है। जो बच्चे हैं वो साइंस एंड सिम्टम्स, उन्हें हम कहते हैं ब्लेसिंग्स, कि वो अर्ली ईयर्स में ही आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अब बच्चे ने कहाँ से सीखा? घर के इन्वायरमेंट से। आप देखिए, जैसे मेरे पास पेरेंट्स जब आते हैं तो वो कहते हैं कि हमारे घर में हम एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ नहीं होती, लेकिन आई डोंट नो कि ये पता नहीं कहाँ से सीख के आ जाता है। ये गालियाँ देता है, लेकिन नहीं, जब आप वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेते हो, आप असेस करते हो, जब आप उनकी हिस्ट्री लेते हो, तो यू कम अप विद लाइक एनालिसिस कि नहीं, आपके घर में ही ये देख रहे हैं। जो फरिया ने बात की, ये हर कोई कहता है, सारे माँ बाप कहते हैं कि ये हम तो ऐसी कोई बात नहीं करते, लेकिन आप यकीन करें बहुत दफ़ा हम इतने इनटॉलरेंट, एक तो लोग हैं, आप मेरी बात से शायद अग्री करेंगी माहम, कि इतने इनटॉलरेंट है कि ड्राइव कर रहे होते हैं जी जनाब, हम इतने स्लैंग्स यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, घर में ज़रा सी कोई बात हो गई जी, हमने स्लैंग वर्ड इस्तेमाल किया, अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल की, चाहे हम बहुत जो है ना छोटी सी बात कर रहे हो, बट उसका इम्पैक्ट, और बच्चे जैसे कि बात इतने तेज़ हैं कि उल्टी बात तो पहले सीख लेंगे, सीधी बात आप उन्हें सिखाते रहे नहीं आएगी। अच्छा, ये जो बात हम करते हैं ना कि माशरे पर बच्चों का इम्पैक्ट क्या आता है ओवरऑल, अगर उनकी तरबियत ठीक ना हो तो पूरा माशरा किस तरह से इफेक्ट होता है? वहाँ मैं उसमें मौला अली का कॉल कोट करना चाहूँगी कि मौला अली ने फरमाया कि एक एज है जिसमें आपने सख्ती करनी है। कौन सी एज है? अब एग्जैक्टली मुझे वो एज ग्रुप याद नहीं है जी। उसमें कि इस एज में आपने बच्चे को समझाना है चीज़ें, इस एज में उस पर सख्ती है, और इस एज में आपने दोस्त बन जाना है। सही। तो ये एक हमें थ्रू आउट ये चीज़ें हमें आज से 1400 साल पहले नबी पाक के दौर में हमारी आ गई हुई हैं, और हमें पता है। और अभी का और वहाँ का फ़र्क जो है वो ज़ाहिर है, हमारा जो मुआशरा है, हमारा जो एक अब सिस्टम सोसाइटी का बन गया है, उसमें बच्चों को निगलेक्ट करना, मेरा ख्याल है वो आपकी आइंदा आने वाली बड़ी नस्लों को तबाह करे। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सादिया, जब हम चाइल्ड लर्निंग की बात करते हैं, एक तो ठीक है हमारे बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल हैं, मैं खुद एक वर्किंग वुमेन हूँ, हम घंटों काम करते हैं, लेकिन अक्सर हमारे यहाँ ख़वातीन की प्रायोरिटी ये होती है कि जनाब अगर चाइल्ड लर्निंग की बात है, बच्चे को स्कूल भेज दो, बच्चे को डे केयर भेज दो, तो वहाँ पे जाके सब कुछ सीख जाएगा। ये जो सब कुछ सिखाने वाला, स्कूल के ऊपर रिलाई करने वाला, या डे केयर, या XYZ फैक्टर है, ये किस हद तक काउंट करता है? मैं इस बात से डिनाई नहीं करूँगी कि स्कूल आपकी लर्निंग मैटर नहीं करती, आपका डे केयर आपकी लर्निंग मैटर नहीं करता, लेकिन आपका खुद इन्फ्लुएंस कितना जो है ना बच्चे के ऊपर है जो आप उसे सिखाएंगे, और फिर इनका क्या रोल हो सकता है डे केयर स्कूलिंग का? मैं चाहूंगी आप प्रोज एंड कॉन्स दोनों पे बात करें। जी, जैसे मेरा अपना स्कूल है तो मुझे एग्जैक्ट पता है कि वो क्या होता है। उसमें ये होता है कि पेरेंट्स को ये लगता है कि सुबह तैयार करके, सॉरी ऑल माय मदर्स, यू मस्ट बी वाचिंग मी, सो आई वुड लाइक टू टेल यू दैट, कि उनका मकसद होता है कि आपने सुबह उठे, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनको तैयार किया और भेज दिया। यू वांट कि चला जाए, और ये बहुत ही लेट आया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके ड्रामा उसने देखने हैं। मैं तो उनके साथ हूँ, जैसे विदु ने कहा उनके पास क्लाइंट्स आते हैं, तो मेरे पास तो मेरे पेरेंट्स ही क्लाइंट्स हैं कि वो उन्होंने अपने ड्रामा देखना है, और ड्रामे के दौरान बच्चे के साथ अब्यूसिव लैंग्वेज वो बिल्कुल यूज़ करती हैं। अच्छा, अब बच्चा यहाँ पर बैठा अगर खेल रहा है, वो तो स्कूल से वापस बेचारे ने घर ही आना है ना, फिर उसको कारी साहब के साथ लगा देंगी और ख़ुद वहाँ नहीं बैठेंगी कि कारी साहब का रवैया क्या है। बच्चे की लर्निंग के ऊपर इतना ज़्यादा माँ बाप का असर होता है। लेकिन हमारे पास जब आता है तो हम तो उसको ऐसी गुड किस्म के लोग कराते हैं, अच्छी शक्लें, अच्छे बने हुए हैं, समझा रहे हैं, अकल दे रहे हैं, विजडम दे रहे हैं, लेकिन जब वो घर जाता है तो वो हमारे से बिल्कुल एक अलग किस्म के प्लेनेट में चला जाता है। स्कूल विल मेक श्योर कि बच्चे को हर चीज़ आसानी के साथ फैसिलिटेट किया जाए। अभी तो देखिए ना, वो एक चीज़ बच्चे के अंदर आ जाती है कि टीचर ने मेरी कह दिया तो ये सही है, माँ बचपन से सिखा रही है, माँ मेहनत कर रही है, लेकिन वो कहेंगे जी मेरी टीचर ने कहा यही सही है, चाहे वो गलत भी हो। मैंने ऐसी भी चीज़ें देखी है, गलत सिखा दिया जाता है, लेकिन बच्चे रोल मॉडल है ना कि वो टीचर उस तरह से उससे मिल रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अगर एक गलत वर्ड भी बच्चा को बता देती है ना टीचर, वो किसी की नहीं मानेगा। आप ये सिर्फ नोट करो कि कितना इम्पैक्ट है टीचर का बच्चे के ऊपर। टीचर हैज टू बी द सेकंड मदर, यू नो, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वो फर्स्ट मदर है, कि आई एम माई सेल्फ, आई लव टू टीच। लेकिन जो हमारे साथ सबसे बड़ा मसला हमारे बच्चों के साथ अब आ चुका है, इतना ज्यादा आ चुका है, क्योंकि अब देखते हैं आप, जैसे क्या है प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करें। प्रोज एंड कॉन्स में आप डिजिटल ले आए, अपनी मार्केटिंग ले आए, आप अपना मोबाइल ले आए। माएँ जो हैं वो मोबाइल पे इतनी ज़्यादा मस्त हैं कि वो बच्चे को बिल्कुल इग्नोर करती हैं। तो बच्चा कैसे नहीं आपका मोबाइल लेगा? ही वुड प्रेफर कि मैं एक ऐसे साथी के साथ रहना शुरू कर दूं जो बेशक मेरे पाम के ऊपर है, लेकिन वो मेरे साथ मिसबिहेव नहीं करता। मैं जो चाहता हूँ वो मैं देखता हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, राइम्स देख रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, कार्टून्स देख रहा हूँ।
उसके बीच में जो इम्पैक्ट नेगेटिव आ गया वो आ गया, वो नहीं जाएगा, क्योंकि विजुअल करता है बच्चा हर चीज़ को, विजुअलाइज और कॉग्निटिव होता है, वो चीज़ों को सीखता है, रिमेम्बरेंस, लर्निंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, एवरीथिंग वो सीख रहा होता है। लेकिन हमारे माँ बाप, सॉरी टू से, वो इन बातों को बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं देते। उनको लगता है कि अब आप हमको सिखाएंगे कि पेरेंटिंग कैसे करनी है। मैं तो ये चाहूँगी कि आपके जो घर वाले, अगर एक जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो दादा दादी, नाना नानी की भी एक किस्म की पेरेंटिंग सिखाई जाए कि आपके रवैये से आप बच्चों के ऊपर एक नेगेटिव असर आ रहा है और बच्चे अपनी फैमिली से दूर हो रहे हैं। और देख रहे हैं अब नाना नानी दादा दादी नहीं है तो उसका इम्पैक्ट भी अक्सर घरों में, क्योंकि अब हमारा जो ओवरऑल कम्युनिटी स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हम बात कर रहे थे चाइल्ड लर्निंग के ऊपर, और चाइल्ड लर्निंग की अगर बात किया तो कुछ हमने प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस किए। इम्पैक्ट क्या होता है बच्चों के दिमाग के ऊपर फरीहा, कि अक्सर हमने देखा कि वो जो नेग्लिजेंस वाला रवैया ना कि ना स्कूल भेज दो, ट्यूशन भेज दो, सिपारा पढ़ने भेज दो, बस निकल जाए बच्चे घर से, तो ये जब आप उन्हें अपने घर से निकालेंगे तो आप क्या समझते हैं कि वो आखिर में जाके आपको नहीं निकालेंगे? फिर हम जो है ना वो कंप्लेन करते हैं माँ बाप कि ये बिहेवियर क्यों बच्चों का। देखिए, उसमें सबसे पहली बात ये कि वो तो लेटर एज में जाके होता है ना कि घर से निकालना, उससे पहले ही जब पेरेंट्स इन कंप्लेंट्स के साथ आते हैं ना कि हमारे बच्चों की हमारे साथ कोई बॉन्डिंग नहीं है, जब वो बच्चे डिविएट करना शुरू करते हैं, जब वो नेगेटिव बिहेवियर्स में इन्वॉल्व होते हैं, जब वो बच्चे ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि पेरेंट्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, वो खुद तो यूज़ करते हैं लेकिन वो अपने बच्चों से, देखें कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चे बिगड़े, लेकिन वो इस तरफ अभी, सॉरी टू से, आई नो कि बहुत सारे पेरेंट्स ये चीज़ सुन रहे होंगे, तो मेरा कहीं पे भी उनके इमोशंस को हर्ट करने का यहाँ पे मकसद नहीं है, बट आई रियली वांट टू टेल ऑल ऑफ देम कि ये उनकी निग्लिजेंस की वजह से और उनके इन चीज़ों को इग्नोर करने की वजह से कि उनकी अपनी पर्सनैलिटी, उनका अपना बिहेवियर, उसकी वजह से ही जो है उनका बच्चा जो है वो इस स्टेज पे है कि अब वो उसके बिहेवियर इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर इनिशियली क्या होता है कि शुरू में हम बच्चे के बिहेवियर्स के ऊपर इतनी ज़्यादा अटेंशन पे नहीं करते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि इट्स नॉर्मल, कोई बात नहीं, संभल जाएगा, ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। लेकिन जब वो एक्सट्रीम पॉइंट आ जाता है ना, वी वेट फॉर द एक्सट्रीम पॉइंट के जब एक एक्सट्रीम पॉइंट पे जब वो पहुंच जाता है तो देन वी कंसल्ट समबडी लेके अब ये हो गया है तो अब बट अच्छा डॉक्टर माँ, हम जब ये जो बात भी फरिया भी कर रही है कि हम पहले तो निगलेक्ट कर रहे होते हैं ना कि, और क्योंकि बच्चे लाडले होते हैं माँ बाप के और कुछ ज़्यादा ही जो है वो लाड उठाए जा रहे होते हैं अपने बच्चों के, ठीक है, लेकिन हम अक्सर उनकी बहुत ज़्यादा छोटी छोटी मिस्टेक्स इनको हर वक्त नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, कभी कभी करना भी चाहिए इंटेंशनली भी। लेकिन आप क्या समझते हैं कि जब हम बच्चों को इनिशियल स्टेज पे टोकेंगे ही नहीं, रोकेंगे ही नहीं, तो वो किस हद तक आगे जाके खतरनाक हो सकता है? मैं यही बात आपसे मैं करने वाली थी कि कई दफ़ा हम लोग अपने बच्चों को बहुत सर चढ़ा लेते हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, सम टाइम उनको आप मना ही नहीं कर रहे होते किसी भी बात से, बच्चे कर रहे होते हैं लेकिन आप लोग उसके ऊपर फोकस ही नहीं कर पा रहे होते, शायद बिजी होते हैं, या जो भी घर पे नॉर्मल जो घर पे माएँ भी होती हैं वो भी हर वक्त तो बच्चे के सर पे सवार नहीं हो सकती ना, तो बच्चे को हर वक्त उनके बिहेवियर को रीड नहीं कर रही होती है, या उनको हर वक्त बच्चा कई चीज़ें अपने सर्वेंट से भी सीखते हैं। आपके घर में मुलाजिम भी होते हैं, कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपके पेरेंट्स की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है या उनकी जो आपस की बातचीत है वो बहुत महज़ब और बहुत अच्छी होती है, लेकिन आप वो कहाँ से, मैं यही बात करूँगी इनकी कि वो बच्चा फिर कहाँ से सीख रहा है, फिर आप अपने मुलाजिम देखें, मुलाजमीन से भी बच्चा बहुत सीख रहा था। मेरे अपने घर में मेरा बेटा 6 साल का है। सही बात है। मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैंने अभी रिसेंटली जो है ना वो कुछ ऐसी फैमिलीज़ देखी हैं अपने पास कि जो जिनकी स्पेशली मदर्स जो है ना वो मेरे पास आई हैं, तो वो बच्चों को मेड्स के हाथ में नहीं देती हैं, और अगर वो उनके हाथ में देती हैं तो वो सिर्फ उस केस में कि जब वो उन पास हैं, उनके सामने हैं, ताकि बच्चा कोई ऐसी चीज़ ना नहीं एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा बड़ा एज, मतलब
बहुत छोटा बेबी की मैं बात नहीं कर रही, लाइक आपके घर में मुलाजमीन तो होते हैं ना, मुलाजम तो होते हैं, अब बच्चा उनसे सीख, मेरे अपने घर में मुलाजम है, मेरा बच्चा 6 साल का है, अब मैं बहुत बिजी होती हूँ, मेरे हस्बैंड बिजी होते हैं, बड़े भाई उसके जो होते हैं वो अपनी स्टडीज़ में आजकल तो खैर बहुत ही ज़्यादा बिजी है, तो वो छोटा बच्चा ज़ाहिर है कुछ टाइम खेलेगा फिर पढ़ेगा, तो वो कहाँ खेलेगा, वो घर में ही खेलेगा ना, किसी मुलाजिम के साथ खेलेगा या कुछ अपने उसमें सराउंडिंग में उसके होंगे, वो काम भी कर रहे हैं, गुफ्तगू भी कर रहे हैं, तो वो ऑब्जर्व तो कर रहा है, ऑब्जर्व तो कर रहा है, टीवी भी देख रहा है, तो ऑब्वियसली वो फौरन मुझे बताएगा, मैं उसे पूछती हूँ मोइज आपने ये कहाँ से सीखा, ये किसने बताया, आदिल इस तरह कह रहा था, अच्छा आदिल ने कहा इस तरह, तो फिर मैं फौरन उसको बुलाऊंगी, आदिल आपने, हालांकि वो उसको समझाती हूँ मैं बच्चे को, लेकिन फिर भी बच्चे सीखते हैं, बच्चे आपके पेरेंट्स की अच्छी बातचीत भी होगी, मुहज़्ज़ब भी होगी, लेकिन आपका जो मुआशरा है या आपने बच्चे ने घर में बाउंड नहीं रहना, बाहर निकलना है, स्कूल है, स्कूल में भी आपके पास एक कैटेगरी के बच्चे नहीं होते हैं, डिफरेंट आते हैं, डिफरेंट आपके पास बच्चे बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ जिम्मेदार बैकग्राउंड, वो देख रहे हैं कि स्कूल के बाद कितना ज्यादा जो है वो उनका बिहेवियर चेंज आता है, शरारतें बढ़ जाती हैं क्योंकि टोला मिल जाता है, वो बच्चे सारे इस तरह हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज और फैक्टर जो हम बात कर रहे हैं कि लाड उठाने वाली बात, कि माँ बाप जब लाड उठा रहे होते हैं बच्चों के, एक ने अगर डांट दिया तो दूसरा फौरन कहता है कि जनाब नहीं डांटो, या कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं कि एक ने डांट दिया तो जनाब अब स्पेस और खामोश रहो, क्या रवैया होना चाहिए डांटने का और दूसरा जो आपका पार्टनर है या दूसरा जो पेरेंट है उसका? सबसे पहले तो दोनों पार्टनर्स को आपस में ये अंडरस्टैंडिंग MOU साइन कर लेना चाहिए कि हमने बच्चे के सामने क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, सही बात, और बच्चे के सामने उनको बाकायदा एक रोल मॉडल, एक स्टोरी टेलिंग की तरह ना कैरेक्टर बनकर होना चाहिए मेरे ख्याल के मुताबिक। यू विल हैव टू चेंज योरसेल्फ, सिर्फ माँ बाप को बदलना है, और जब हम अपने ही हाथों से अपने बच्चों के सामने एक्ट करेंगे ना, दैट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, बिल्कुल ऐसे दूसरे बंदे के साथ जब तक आपने वाकई डिस्कशन नहीं की होगी दैट यू आर नॉट सपोज टू कम इन बिटवीन, आप बीच में नहीं आएंगे, क्योंकि मेरी औलाद है, मैं इसको एक प्रॉपर तरीके से इंसान बनाना चाहती हूँ, इंसान बनना बहुत जरूरी है ना, और रहा ये सवाल के इंटरफेयर करते हैं तो ये तो हो ही नहीं सकता कि ना करें, अगर मियाँ के साथ आपका साइन हो गया MOU, तो फिर जो बाकी घर में रहने वाले लोग हैं, अगर इफ यू आर अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो क्या सबसे आप MOU साइन करवाएंगे कि आपने बीच में नहीं बोलना? अमूमन ये होता है कि जब वालिदा जो हैं वो एक एक्शन लेती हैं, और वो तो लेना है, शी इज अ ट्रेनर, तो जब वो एक्शन लेती हैं तो उनको रोकने वाले और स्नब करने वाले उस घर में बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से उसकी अपनी भी हैसियत नहीं रहती और बच्चे के सामने माँ की इंसल्ट होती है रोज़ाना, कभी हस्बैंड कर देता है, तो दिस हैज़ टू बी अ ट्रेनिंग जो बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। जैसे कॉग्निटिव है इश्यूज, उसमें हर हाल में मैंने बार बार कहा कि वो आपको देख कर सीखेगा, वो आपको टच करके सीखेगा, वो अल्लाह पाक ने उसके अंदर वो सेंसेस लगा दी हैं, वो उस तरह ही सीखेगा, लेकिन आप क्या उसके अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मोहब्बत ट्रांसफ़र करेंगे तो मोहब्बत ही जाएगी। तो ये जो 2-4 थप्पड़ लगाने का सिलसिला होता है, ये टॉडलर्स को खास तौर पे, चले बड़े बच्चे तो फिर भी किसी हद तक समझते हैं कि इस वक्त माँ गुस्से में या बाप गुस्से में, लेकिन इन एनी एज ये मुझे तो नहीं लगता कि ठीक है ये हाथ उठाने वाला सिलसिला, लेकिन ये जो 2-4 थप्पड़ लगाना भी ठीक हो जाएगा, देखो कैसे सेट होता है, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो क्या होता है? बच्चे ढीठ हो जाते हैं, वायलेंट होते हैं। देखिए इसमें ये होता है कि इनिशियली तो बच्चा स्नब हो जाएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होता है, डिसेंसिटाइज हो जाता है। जब आप एक बच्चे को, ये तो एक नेचुरल फिनोमेना है कि हम एक चीज़ देखिए, ये हर एक ह्यूमन बीइंग पे भी, और मतलब अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो उन पर भी अप्लाई होता है कि विद टाइम वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं। जब अगर आप बच्चे को कोई चीज़ इनकलिकेट करना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, और आप उसे मार के सिखाना चाहते हैं, तो वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता वो मार खा खा के, डांट सुन सुन के वो डिसेंसिटाइज हो जाएगा। उसके बाद उसे फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चों को भी फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे माएँ आती हैं बहुत सारी कंप्लेंट्स के साथ कि कुछ भी कर लो, मार के समझा लो, प्यार से समझा लो, लेकिन इसको समझ नहीं आता, बिकॉज वो डिसेंसिटाइज हो चुका है, उसको आदत पड़ चुकी है, अब उस पर फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है ना, वो थोड़ा सा ये कि हमें टफ लव के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए कि हमें अपने प्यार का सही इस्तेमाल, टाइम जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों के साथ वालिदैन का। वेरी क्विकली प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नहीं, बच्चों के साथ बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्वालिटी ऑफ टाइम आपने अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ डेफिनेटली स्पेंड करना है। और ये बच्चों की उनकी तरबियत पे, स्कूल तरबियत बहुत कम स्कूल है जो कि बच्चों की तरबियत करते हैं। बिल्कुल ऐसे तो प्यार, मोहब्बत और टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वक्त क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो गया है, मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, क्विकली ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए।
बैक इन द शो और अब जनाब हम बात करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में कुछ आपको मुआशी सूरत हाल से भी आगाह करें तो आपको बताएं कि स्टॉक एक्सचेंज का रुख करते हैं। पिछली दफ़ा हमने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज की जो सूरत हाल थी एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था बहुत बेहतर होगी, लेकिन हमने शदीद मंदी का रुझान देखा था। अभी ज़रा क्या सूरत हाल है इस पर बात करेंगे और क्या इम्पैक्ट ओवरऑल आ रहा है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है ख़ास तौर पर चाइना का जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तानी इकॉनमी पर आ रहा है कोरोना वायरस की वजह से, और आलमी सतह पर जो है इकॉनमी जो है कितनी डिस्टर्ब हो रही है सिचुएशन, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। शराज अहमद हमारे साथ नुमाइंदा कराची से मौजूद हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शराज, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज की? जी वालेकुम सलाम। जी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जो सूरत हाल की अगर बात करें तो पूरा हफ्ता जो है इसमें उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहा। मार्केट के आगाज़ में ही हमने देखा कि मार्केट में जो गिरावट का सिलसिला था वो शुरू हो गया, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें कुछ रिकवरी भी देखी गई। लेकिन पूरे हफ्ते की अगर ओवरऑल बात की जाए तो मार्केट में तकरीबन 1400 पॉइंट का डिक्लाइन देखा गया और मार्केट 41,000 पॉइंट्स की सतह खोकर इस वक्त मार्केट गुज़िश्ता रोज़ 40,100 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड होता हुआ देखा गया। गुज़िश्ता रोज़ भी मार्केट में 500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई, जिसकी वजह से जो सरमायाकार हैं उनके शेयर्स की जो मालियत है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट का जो है वो देखा गया और ट्रेडिंग के दौरान 6 अरब रुपए मालियत के 18 करोड़ शेयर्स का जो है कारोबार हुआ था। लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि मार्केट जो है डिक्लाइन का शिकार है। स्टॉक ब्रोकर से जब हमारी सवाल से बातचीत हुई तो उनका यही मौक़िफ़ है कि जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि कोरोना वायरस की वजह से जो चाइनीज़ इकॉनमी बुरी तरह मुतासिर हुई है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर पाबंदियां आयद की गई हैं ताकि ये वायरस ना फैले, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि चाइनीज़ इकॉनमी बुरी तरह श्रिंक हुई है। स्टॉक मार्केट 9 से 10% चाइना की वो गिर चुकी है और उसका इम्पैक्ट ओवरऑल एशियाई ममालिक पर भी नज़र आ रहा है और वही असर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट भी बताएगा कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या ट्रेड भी इस वक्त रोक दिया गया है चाइना के साथ? जी बिल्कुल, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के जो कंसाइनमेंट्स है उनमें जो है काफ़ी दिनों से जो है उस पर पाबंदी आयद की गई थी, क्योंकि ये फैलने का खदशा है, क्योंकि बहुत सी ऐसी कमोडिटीज़ आती हैं, बहुत सी ऐसी खाने पीने की अशिया आती हैं जिसकी वजह से उसमें वायरस मुंतकिल होने का खदशा मौजूद है। पाकिस्तान अदरक और लहसुन खाने की जो चीज़ें हैं उसमें वो बहुत ज़्यादा चाइना से इम्पोर्ट करता है और इसीलिए प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की जानिब से भी इस हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं और वो फ्यूमिगेशन के बाद ही जो कंसाइनमेंट पाकिस्तान पहुंचे हैं उनको फ्यूमिगेशन के बाद पाकिस्तान के अंदर जो है अलाउ किया गया, क्योंकि उससे वायरस फैलने का खदशा है। इसी के साथ साथ दीगर जो मसनूआत हैं जिसमें केमिकल्स हैं, टेक्सटाइल के हवाले से काफ़ी चीज़ें पाकिस्तान दरामद करता है चाइना से, उस पर भी जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से जो है शर्त आयद कर दी गई है कि वो फ्यूमिगेशन के बाद ही जो है पाकिस्तान। तो शराज जरा ये भी बताइएगा कि डॉलर और सोने की कीमतें क्या हैं, वो स्टेबल हैं या उतार चढ़ाव उसमें भी देखा जा सकता? जी डॉलर की कदर में हम देखें तो काफ़ी दिनों से स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, कोई बड़ा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। इस हफ्ते के दौरान मार्केट में इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है 8 पैसे कमी के बाद 154 रुपये 40 पैसे की सतह पर ट्रेड होता हुआ देखा गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 154 रुपये 50 पैसे की सतह पर मौजूद है। फॉरेन रिजर्व पाकिस्तान की काफ़ी जो है बेहतर दिखाई दे रहे हैं, 18 अरब डॉलर की सतह पर इस वक्त जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पहुँच चुके हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। इसके अलावा IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात भी जारी हैं, जिसके बाद तीसरी किस्त मिलने की तवक्को है, तो इससे अवेलेबिलिटी डॉलर की जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। करंट अकाउंट खसारा वैसे ही कम हो चुका है। कल भी जो है इदारे शुमारियात पाकिस्तान की जानिब से ये खबर दी गई थी कि तिजारती खसारा 28% कम हुआ है, जिससे जो फ्लो है, जो बाहर जाने की शरत थी डॉलर की, वो काफ़ी हद तक कम हो गई है, तो उस वजह से काफ़ी स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शराज, आप हमें तफसीलन अपडेट करे थे सारे सूरत हाल से। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात मीर मोहम्मद अली खान साहब, उनको भी वेलकम करेंगे शो में। मीर साहब, अब तो जब हम ये बात करते हैं तो सबसे पहले तो स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे। ये जो इंडेक्स में कमी रही है, जैसे अभी शराज भी बता रहे थे 1400 पॉइंट्स जो है ना वो डिक्लाइन की तरफ रहे, तो क्या वजह आपको ओवरऑल दिखाई दे रही है इस वक्त, सूरत हाल क्या है? देखिए, अगर आप सतही तौर पे अगर इसको ब्लेम करना चाहें तो जाहिर है कोरोना वायरस को करेंगे, मगर हमारी मार्केट अगर आपको थोड़ा सा अगर आपने तज्जिया किया था तो नवंबर दिसंबर से लेकर
कोई 7 या 8 हज़ार पॉइंट एक साथ बढ़ी थी। जी। कोई मार्केट डायरेक्टली ऐसे ऊपर नहीं जाती है। सही। अगर 10,000 पॉइंट ऊपर जाती है तो थोड़ी सी करेक्शन आती है। करेक्शन का मतलब है लोग अपना प्रॉफिट्स लेना शुरू कर देते हैं। सही। और प्रॉफिट लेके फिर रुकते हैं। स्टॉक मार्केट यूजुअली अच्छी न्यूज़ की खबरों पर ट्रिगर होती है। इस वक्त मेरे ख्याल में कोई ट्रिगर नहीं, पॉजिटिव ट्रिगर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिविटी आ रही है। तो इस वक्त रेंज बाउंड हो चुकी है मार्केट। 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट ऊपर जाती है, अगले दिन 600 पॉइंट नीचे आती है, फिर अगले दिन 500-700 पॉइंट ऊपर चली जाती है। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा ओवरऑल एक थोड़ा सा स्लो डाउन आया है दुनिया में सारी मार्केट। जैसे शिराज बिल्कुल सही बता रहे थे कि शंघाई स्टॉक एक्सचेंज और शेंजन और हांगकांग सभी नीचे थे, ऑफशोर और ऑनशोर। मीर साहब, लग रहा है कि खान साहब की जो है ना वो बेचारों की किस्मत खराब है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आने लगी थी, स्टेबल हो रही थी मार्केट, तो जनाब कभी कोई ना कोई ऐसा क्राइसिस आता है जिसकी वजह से जो है ना सूरत हाल और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ये हर एक की किस्मत में ये हर लीडर की किस्मत में होता है। ये हर लीडर की किस्मत में होता है, क्योंकि ये चीजें तो चलती ही रहेंगी। बिल्कुल ऐसे। तो मगर यहाँ लग रहा है कि थोड़ा सा जल्दी से बेहतरी आती है तो कोई ना कोई दूसरी खबर आ जाती है। मगर अच्छा मीर मोहम्मद साहब, जब हम बात करते हैं ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट की खास तौर पे ऊपर और बड़ा जो है ना अफसोस होता है कि जैसे भी शिराज भी बता रहे थे कि अदरक लहसुन हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि हम एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद ये चीज़ें हमें इंपोर्ट करना पड़ रही हैं। एक्सपोर्ट्स हमारी जो ना वो बहुत ज़्यादा कम हो गई हैं। आप इंपोर्ट करें लेकिन आपके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो रेशो है वो भी तो बैलेंस होना चाहिए ना, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि हमारी इकॉनमी कितनी डिस्टर्ब हो गई है, वो बैलेंस नहीं है। रेशो तो बहुत दूर की बात, बैलेंस रेशो और बैलेंसेस तो बहुत दूर की बात है। चंद चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं होती। आप कहते हैं कि आप एक एग्रीकल्चरल बेस कंट्री हैं, हालांकि आप नहीं हैं। अगर आप अदरक और लहसुन को अगर आप इंपोर्ट करना शुरू हो जाएं और सिर्फ एक माइग्रेंट वर्कर की एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से कहें कि जी एग्रीकल्चर सेक्टर सब में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, उस लिहाज से हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है। दैट्स मैनिपुलेशन ऑफ फिगर्स, दैट्स नॉट बीइंग एन एग्रीकल्चरल कंट्री। हम अपने अंगूर एक्सपोर्ट कर देते हैं और फिर खुद ही अंगूर को $146 मिलियन के अंगूर हमने इंपोर्ट किए हैं पिछले साल। वो देखिए ना, अब सूरत हाल तो यहाँ तक आ गई कि टमाटर मंगाने पड़ते हैं, आलू मंगाने पड़ते हैं। ये सारी चीजें तो कभी पहले मुझसे बाहर से आई नहीं, हम खुद ही प्रोड्यूस करते रहे, क्योंकि हमारे यहाँ कभी कोई एग्रीकल्चरल पॉलिसी बनी ही नहीं है। हमारे पास सिर्फ लैंड रिफॉर्म्स आए हैं। हम सिर्फ ये कहते रहे हैं कि जी 1000 एकड़ वाले की एकड़ को 500 कर दें तो खुशहाली आ जाएगी। हम कभी यील्ड की तरफ गए ही नहीं है, पर एकड़ यील्ड की तरफ। हमारे यहाँ रोड टू फार्म टू मार्केट्स रोड्स ही नहीं है, हमारे पास साइलोज ही नहीं है, हमारे पास कोल्ड स्टोरेज ही नहीं है, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रेन नहीं है, सिर्फ ट्रक्स हैं। आप ये सोचें, जिस मुल्क में कार्गो सिर्फ ट्रक्स के जरिए जा रहा होगा उस जगह तो कॉस्ट हर चीज की बढ़ जाएगी, क्योंकि पेट्रोल और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। पूरी दुनिया में वेजिटेबल्स जो हैं वो ट्रेन के जरिए मुंतकिल किए जाते हैं या फार्म टू मार्केट रोड्स होती हैं। बिल्कुल। तो हमारे अब ये जो अब देख रहे हैं मीर साहब के कॉन्सेप्ट ये है आम आदमी का, ये रूरल क्लास की अगर हम बात करते हैं कि जनाब हमें स्टॉक एक्सचेंज से क्या लेना देना, लेकिन बात वही है ना कि देखिए ओवरऑल जो इम्पैक्ट आता है वो कितना खतरनाक होता है। जब पेट्रोल महंगा होता है, डॉलर सोने की कीमतों में इजाफा होता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। आम आदमी बेचारा इस वक्त क्या करे, और ख़ास तौर पर ये भी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि मिनी बजट लाने की भी तैयारियाँ हो रही हैं, तो क्या होगा इसमें? क्या आवाम पर नए टैक्सेस लगने की भी बात हो रही है? क्या मिनी बजट नहीं आएगा? मिनी बजट होपफुली अल्लाह करे कि ना आए। आप नहीं आएगा, क्योंकि हुकूमत ने IMF की जो रिव्यू मीटिंग थी इसमें ये उनसे कह दिया है कि मिनी बजट नहीं आएगा और कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे। दे हैव अनाउंस्ड दिस।
हमारी सारी कौम को सेंसेशनलिज्म की इतनी आदत हो गई है कि हम ढूंढ ढूंढ के बुरी खबरें निकाल रहे होते हैं अच्छी को छोड़। नहीं तो अब आपने खबर का जिक्र कर दिया और आईएमएफ की आपने बात की, तो चले इस पे भी बात करते हैं ना कि हुकूमत ने अभी आईएमएफ से मुतालबा किया है और दरख्वास्त की है कि मुल्क में अफरात ज़र की जो बुलंद शरह है जिसके सबब ये जो महंगाई बढ़ गई है तो बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं कर सकते, दबाव ना डाला जाए। तो आपको लगता है कि आईएमएफ से जो तीसरी किस्त लेनी है, डॉलर्स मंगाने हैं, तो ये ऐसे मुतालबात तस्लीम होंगे? अल्टीमेटली आप बिजली महंगी करेंगे, चीज़ें महंगी करेंगे, तभी तो जना वो वहाँ से पैसे लेंगे। देखिए हम कब तक बिजली महंगी करेंगे, कब तक? जब तक अपनी सारा बिजली पैसा प्रोड्यूस नहीं बिजली करेंगे और गैस से जब तक हम दूसरे टैक्सेस नहीं कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। देखिए ना, लॉपसाइडेड टैक्स सिस्टम हो चुका है ना, तो जहां पे हमारे टैक्सेस दूसरी जगह से कलेक्ट करना शुरू करेंगे, मगर ये एक आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आप ट्रेडर्स पे टैक्स लगाते हैं, वो रोड पे आ जाते हैं। आप शॉपकीपर से कहते हैं कि 500 रुपए महीने के दे दें, वो कहता है मैं दुकान बंद कर दूंगा। ये एक लिटरली एक एनिग्मा बन चुका है हमारा टैक्स सिस्टम पाकिस्तान का। फाइलर्स हमारे काफ़ी बढ़ गए हैं, 1.6 मिलियन से 2.3 मिलियन हो चुके हैं फाइलर्स। मगर फाइलर का मतलब ये नहीं है कि सबके सब टैक्स पे कर रहे हैं, वो फाइल कर रहे हैं। तो अच्छा चले, जहाँ पर हम ये सारी बात कर रहे हैं, सुबह सुबह हम ज़रा चाहते हैं कि आवाम को ज़रा ज़्यादा कम डराएं और हेल्दी ज़रा डिबेट ज़्यादा रखें। एक और चीज़ ये भी कि मूडीज़ की रिपोर्ट आई, उसमें पाकिस्तानी बैंकों की जो क्रेडिट रेटिंग है उसका आउटलुक मुस्तहकम रखा गया। अगर बात की जाए मुल्की ज़खायर की तो 35 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ है, मजमूई तौर पर 18 अरब 64 करोड़ डॉलर से जो है ये तजावुज़ कर गए। तो बज़ाहिर बेहतरी आ रही है। अवाम को रिलीफ कब तक मुतवक्के मीर साहब? वेरी क्विकली देखें, जब तक ये इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा और इन्फ्लेशन के साथ साथ प्राइस कंट्रोल नहीं होगा। बिल्कुल ऐसी है। इन्फ्लेशन और प्राइस को मिला दिया जाता है बाज़ औक़ात। मेरी नज़र में ये होर्डर ज़्यादा हो गए हैं, इन्होंने एक्सक्यूजेस ज़्यादा बना लिए हैं, आम चीज़ों की प्राइसेस को इंक्रीज करके इन्फ्लेशन तब्दीली इमरान खान पे डाल देते हैं हर चीज़ को। तो मेरे ख्याल में फेडरल गवर्नमेंट को एक प्राइस कंट्रोल कमेटी बनानी चाहिए, जो कि प्रोविंशियल मैटर है, मगर उसको एक फेडरल लेवल पर भी बनाकर सजाएं जब तक नहीं देंगे आप पकड़कर, आम आदमी खुश नहीं होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीर मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी जो है ना ज़बरदस्त को आपके साथ रही। वाह वाह वाह, क्या कॉफ़ी जो है ना वो आई है ज़बरदस्त, और वो मग कितना खूबसूरत लग रहा था, 3D रखा। तो हुमा ज़रा जल्दी से कॉफ़ी बना दे, वो देख के तो मेरा दिल ही कर गया है कॉफ़ी पीने को। क्या ही बात है भाई, जिसने कटआउट बनाया ज़बरदस्त। तो अब कॉफ़ी पे बात करेंगे, मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ क्योंकि इतने हमारे जो है ना वेरी ओन है, तो जी शो शुरू हो जाता है। हुमा मेरे साथ मौजूद हैं शेफ़, जो कि आज हमें कॉफ़ी बनाना बताएंगी और कॉफ़ी से रिलेटेड स्वीट्स और सारी चीज़ें हम आपसे सीखेंगे, खुद ही बता दीजिएगा। जोहा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनसे जानेंगे कि कॉफ़ी के अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कितनी कैलोरीज होती हैं, कितनी हद तक इस्तेमाल करनी चाहिए, एक दिन के अंदर कितने कप्स आप पी सकते हैं। और साथ साथ कराची स्टूडियोज़ में हमें बिल्कीस आप ज्वाइन कर रही हैं, जिनसे जानेंगे कि कॉफ़ी के आजकल जो मास्क बनाए जाते हैं कि जनाब कॉफ़ी मास्क लगाइए, कॉफ़ी का इस्तेमाल किस हद तक करना है और कॉफ़ी आपकी जिल्द को कितना खूबसूरत रख सकती है, जल्दी बूढ़े नहीं होने देती, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। सो वेलकम एवरीवन। सबसे पहले तो जोहा ये बताइए कि कॉफ़ी में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं और कितनी कॉफ़ी एक दिन में हम कंज्यूम कर सकते हैं? ठीक है, हर एक चीज़ का आपने देखा एक पावर हाउस होता है, इसी तरह से हमारे सारे फूड ग्रुप्स में कॉफ़ी एक पावर हाउस है, जिसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने में हेल्प आउट करते हैं। अब फ्री रेडिकल्स के बारे में क्वेश्चन आते हैं कि ये क्या है। फ्री रेडिकल्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे सेल के नॉर्मल फंक्शन को ख़राब कर देती हैं। जब सेल का नॉर्मल फंक्शन ख़राब होगा तो कैंसर जैसी बीमारी जो है सबसे पहले हमारे ऊपर आएगी। तो कॉफ़ी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स का एक पावर हाउस है। अगर
अगर अपनी डाइट में आप नॉर्मल क्वांटिटी में कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो हर किस्म की जो डीजनरेटिव डिसऑर्डर है, जो उम्र के साथ साथ क्रॉनिक वे में लॉन्गर रन में चलती रहती है, जैसे डायबिटीज़ है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, ये ऐसे मसले कि एक दफ़ा आ जाए तो आपकी लाइफ लॉन्ग ये चलते रहते हैं। बिल्कुल तो कॉफ़ी ऐसे कि एक तो इसका रिस्क भी कम करती है, और अगर किसी बंदे को ये मसले हो गए हैं तो फर्दर उसको प्रोग्रेशन से उसको रोक देती है। अब बेसिक एंटीऑक्सीडेंट्स की जब हम बात करते हैं कॉफ़ी में से कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे पास कैफिक एसिड आता है और एक क्लोरिनर्जिक एसिड आता है। अब जो कैफिक एसिड है, बहुत से लोगों में आपने यहाँ देखे कि एक एजिंग का मसला आ रहा है कि हम 20 ईयर्स के हैं लेकिन हम लग 40 ईयर्स के रहे हैं, अपनी एज से बड़े लगने शुरू हो गए हैं। उसके पीछे बेसिक रीज़न ये है कि हमारे जो सेल्स हैं वो प्री मेच्योर एजिंग की तरफ जा रहे हैं। अब प्री मेच्योर एजिंग क्या है कि आपका एक सेल है, उसने नॉर्मल टाइम में ग्रो करना है, लेकिन जब वो एबनॉर्मल वे में ग्रो करेगा तो वो एजिंग की तरफ जाएगा, वो आपके ऊपर बुढ़ापे के सिम्टम्स जो जल्दी लेके आएगा। कॉफ़ी के अंदर जो कैफिक एसिड मौजूद है वो प्री मेच्योर एजिंग को कम करते हैं। तो जिन लोगों को ये वाला इशू है वो कॉफ़ी अगर इस्तेमाल करते हैं तो एजिंग जैसे मसले से वो बच सकेंगे। एक दिन में कितने कॉफ़ी के मग्स आप पी सकते हैं? ठीक है, एक तो इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर क्वांटिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप इस तरह से कर सकते हैं 1 to 2 कप्स आप एक दिन में कॉफ़ी की जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून कॉफ़ी आप इस्तेमाल करें, नॉट मोर देन। इधर इन एनी फॉर्म ब्लैक भी हो सकती है या जो है ना वो मिल्क कॉफ़ी भी हो सकती है? वो टोटली डिपेंड करते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ब्लैक कॉफ़ी, जो ओरिजिनल वे में जो नेचुरल कॉफ़ी जो ब्लैक कॉफ़ी वो बहुत अच्छी है। जो बाकी हमारे पास कॉफ़ीज़ है जिसमें लाते आ जाती है, कैपुचिनो आ जाती है, एस्प्रेसोज आ जाती हैं, उस पर डिपेंड करते हैं कि आप मिल्क कितना ऐड कर रहे हैं। ठीक है। जिस तरह एस्प्रेसो के अंदर हमारे पास बिल्कुल भी मिल्क एडेड नहीं होता, वो सिंपल आपकी जो कॉफ़ी बीन्स है उनके अंदर वाटर ऐड करके उसको स्टीम देते हैं, जबकि जो कैपुचिनो और लाते हैं उसके अंदर मिल्क की अच्छी खासी क्वांटिटी मौजूद है। तो वो जितनी ज़्यादा उसमें मिल्क होगा उतनी उसमें शुगर ज़्यादा होगी, उतनी वो कैलोरी डेंस होगी। ठीक है, तो ज़रा इस पर भी बात करेंगे कि ब्लैक कॉफ़ी में भी कुछ लोग ना तो खूब सारी जो है चीनी डाल लेते हैं और पी लेते हैं, तो फिर ब्लैक कॉफ़ी का फ़ायदा क्या, ज़रा बताइएगा इस बारे में भी। बिल्कि साहब, जैसे कि अभी जोहा ने भी बताया कि बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि कॉफ़ी के अंदर जब हम अवेल करते हैं तो बूढ़े नहीं होते, जो ना वो आपकी अर्ली एजिंग को रोकते हैं। तो आप क्या कहती हैं, आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कॉफ़ी को जवान दिखने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए? अच्छा, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कॉफ़ी किस तरह इस्तेमाल करती हूँ, कैसे करना चाहिए, ये आपका फैट कटर भी हो जाता है जी। ब्लैक कॉफ़ी आप बना लें सुबह, उसमें 1 चम्मच आपने एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल डालना है और आधा नींबू निचोड़ लेना है और उसको गरम गरम पी लें और 1 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना है। सही। तो ये क्या करेगा, ये आपके वो स्टबन फैट्स जो किसी सूरत आपकी बॉडी को छोड़ के जाने को तैयार नहीं होते, आप देखेंगे कि विद इन 15 डेज आपको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। इसके साथ अगर आप ये पीने के बाद एक्सरसाइज करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और एंटीऑक्सीडेंट जिस तरह कहा है, बिल्कुल बहुत सही अच्छी बात है, लेकिन कॉफ़ी के मास्क भी मिलते हैं। अच्छा, कॉफ़ी, हम इस कॉफ़ी की बात करें, ग्रीन कॉफ़ी भी असल में तो 2 होती है, जो मतलब जो होती ग्रीन कॉफ़ी बीन्स है। ग्रीन कॉफ़ी बीन्स को पीने से वो आपके वेट रिडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, या आपके सर में दर्द हो तो बहुत अच्छा, आपके सर दर्द के लिए बहुत अच्छा है अगर उसमें धनिया साथ मिक्स करके उसको उबाला जाए और उसको पिया जाए ग्रीन कॉफ़ी बीन्स को, तो सर दर्द फ़ौरन सही हो जाता है। जिनको मिग्रेन का प्रॉब्लम है वो भी ग्रीन कॉफ़ी बीन्स ले सकते हैं। और लगाने में बहुत सारे मास्क आते हैं, कॉफ़ी के आते हैं, सेलुलाइट मास्क ज़्यादा जो है कॉफ़ी के आते हैं। और अगर आप अपने स्किन को सॉफ्ट करना चाहते हैं, यूथफुल करना चाहते हैं, तो आपने सिर्फ क्या करना है, कॉफ़ी लेनी है, कॉफ़ी के साथ ब्राउन शुगर लेना है। ठीक है। और उसको जो है आप, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप कोकोनट ऑयल में इसको मिक्स कर लें थोड़े से पानी में मिलाने के बाद। नहीं, अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप जो है एग वाइट और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स कर लें और आप अपने चेहरे पे लगाएं, आपको एक नया निखार आएगा। आजकल शादियों का सीज़न है तो आप इसका स्क्रब बना के फुल बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। कॉफ़ी आपके बालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बालों में काला कलर नहीं आए, ब्लैक कलर नहीं हो, तो आप जो भी मतलब अपना, अगर घर में कोई हर्बल रेमेडी बनाते हैं तो उसमें आप कॉफ़ी शामिल कर लें। सही। तो कॉफ़ी शामिल करने से क्या होगा, आपके बाल जो है ना जेट ब्लैक नहीं होंगे।
ठीक, तो ज़रा कॉफ़ी के इस्तेमाल की जहाँ पर बात हो रही है, बिल्किस आपस से ज़रा जानते रहेंगे कि खूबसूरत बनने के लिए जो है वो कॉफ़ी का इस्तेमाल कैसे कैसे हो सकता है। तो हुमा से पूछेंगे कि एक तो बहन ऐसी चीज़ें ना बता देना कि जो ना बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन हो जाए, और एक तरफ कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी पी रहे हो, दूसरी तरफ कॉफ़ी केक चल रहे हो, कॉफ़ी डेजर्ट चल रहे हो, क्या बना रही हैं आज आप? अच्छा, बना तो मैं डेजर्ट रही हूँ, लेकिन एक बहुत फेमस डेजर्ट है तिरामिसू, और इटालियन डेजर्ट है, और इटालियन बीन्स भी, कोलंबियन बीन्स के बाद इटालियन बीन्स हैं जो बहुत फेमस है। और उसके साथ एक डिज़र्ट तो मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन उसके साथ एक स्मूदी बताऊंगी जिसके अंदर ना सिर्फ कॉफ़ी यूज़ होगी, उसके साथ जो है डेट्स यूज़ कर रही हूँ, बनानास यूज़ कर रही हूँ, और कैशू नट्स यानी कि काजू यूज़ कर रही हूँ। तो ये भी बहुत रिफ्रेशिंग है। चीनी उसके अंदर हम ऐड नहीं करेंगे, आप हनी भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको लगे कि थोड़ा सा उसको मीठा करना है। उसके साथ जो है वेफल बना रही हूँ, कॉफ़ी के वेफल्स बना रही हूँ, और ये 3 चीज़ें आज बनेंगी नाश्ते में। आज वेफल्स एंजॉय करने हैं बिल्कुल। और सबसे पहले मेरे ख्याल से जो स्मूदी है उसकी तरफ आ जाते हैं। और उसके लिए मैंने जो है दही ले लिया, ठीक है, आप हनी उसमें ऐड कर सकते हैं, शुगर ऐड करना चाह रहे हैं कर लीजिए। उसके साथ फ्रोज़न बनानास हैं, केले जो है छील लिए थे मैंने, उसके बाद उन्हें फ्रीज कर लिया था। अच्छा, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं? आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, ये बस थोड़ा सा इसको ताकि थोड़े चिल ज़्यादा, अच्छा, वो आपको आइस नहीं ऐड ना करनी पड़े। ठीक। उसके साथ जो है डेट्स है मेरे पास, खजूरें हैं, और उनकी गुठलियाँ मैंने निकाल ली हैं। तो ये साथ में 3 डेट्स मैंने ऐड किए हैं। ठीक है। उसके साथ मैंने काजू जो है वो भिगो लिया था, और उसको जो है ओवरनाइट सोक हुए हैं ये, वो साथ में ऐड करेंगे। और उसके साथ कॉफ़ी ऐड करूँगी मैं, इंस्टेंट कॉफ़ी, ठीक है, जो नॉर्मली मिलती है, जिसको बीट करके भी बनाते हैं आप, दूध वगैरह ऐड करके। नॉर्मल कॉफ़ी, बिल्कुल नॉर्मल कॉफ़ी है। उसको ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून मैंने ये साथ में ऐड कर दिया। ठीक है। और इसको अब हम ब्लेंड कर लेंगे। अच्छा, अगर ये सुबह सुबह जोहा हम ये स्मूदी जो बना रही हैं, जो लोग जैसे लाटरी वगैरह या नॉर्मल कॉफ़ी नहीं पीते, वो ये ले लें तो वही इफेक्ट होगा इसका? इसका जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर टोटली डिपेंड करता है कि आप चीज़ें कितने ऐड करें। ब्लैक कॉफ़ी के अंदर हमें कैलोरीज इतनी नहीं मिलती, लेकिन जब इसमें इस तरह की चीज़ें ऐड करते हैं, नट्स ऐड करते हैं, ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं, डेट्स ऐड करते हैं, तो उससे उसके कैलोरी कंटेंट थोड़ा बढ़ जाता है, जो कि डिपेंड करता है कि बंदा किस लिए कंज्यूम कर रहा है। अगर सुबह आप अपने आप को बिल्कुल एक्टिव रखने के लिए, अपना पूरा दिन अच्छा गुजारने के लिए इसको कंज्यूम करें, तो एक बहुत अच्छी स्मूदी इन्होंने बनाई है, क्योंकि इसके अंदर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रही हैं। इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ है जो कॉफ़ी को या किसी और न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन को जो है वो हिंडर करेगी। तो सारे कॉम्बिनेशंस हमारे बहुत अच्छे अंदर ऐड किए हैं। और फिर उसको सर्व कर देंगे। लेकिन उसके साथ जो डिज़र्ट मैं बना रही हूँ, मेरी भी बहुत फेवरेट है तिरामिसू, और उसके लिए जो है कुकीज़ इस तरह से। क्या मतलब होता है तिरामिसू का? भी देखती हूँ जाके। अच्छा जी, ये डिज़र्ट है, उसके लिए ये वाली कुकीज़ लेनी है आपने। नॉर्मल आपको किसी भी सुपरमार्केट से मिल जाएंगी, लेडी फिंगर के नाम से ये कुकीज़ होती हैं। इंस्टेंट कॉफ़ी लेंगे हम, और साथ में जो है मैंने 1.5 कप के करीब जो है पानी वो बॉयल कर लिया था। ठीक है। और इसको मैंने डाल लिया एक बाउल के अंदर, और उसके बाद इसमें हम कॉफ़ी ऐड करेंगे जी। इंस्टेंट कॉफ़ी है 2 टेबलस्पून के करीब, ये ऐड कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसका एक स्लाइस नॉर्मली हमारे यहाँ जितने कैफ़ेज़ हैं 600-700 से कम का नहीं मिलता, एक केक स्लाइस। तो ये आप घर में बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ेगी आपको। क्या है ये? शुगर है? ये कैस्टर शुगर है। अच्छा। वो साथ में मैं 1 टेबलस्पून के करीब ऐड करूँगी। इजीली मिल जाती है सुपरमार्केट्स में? अगर आपको नहीं मिल रही तो आप चीनी लीजिए और उसको ब्लेंड कर लीजिए और उसकी शुगर बना लें। अदरवाइज़ कैस्टर शुगर मार्केट से भी मिल जाती है, लेकिन होती ये चीनी ही है, पाउडर फॉर्म में। तो मतलब चीनी का पाउडर बना लें? चीनी का पाउडर बना लें। अच्छा, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम, और एक डिश लेनी है जी आपने, उसके अंदर लेयरिंग करनी है। मैंने सबसे पहले जो ये लेडी फिंगर्स हैं उसको हम सोंग करेंगे, भिगोएंगे लाइट सा, और उसको जो है इसको थोड़ा सा मैं ठंडा कर लूँगी, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है, ये टूट जाएगा इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, उसके साथ जो है क्रीम मैंने ली है, विपिंग क्रीम आपने लेनी है जी, विपिंग क्रीम लेनी है। उसके अंदर वनीला एसेंस ऐड करना है 1 टेबलस्पून के करीब। ये इसी डेजर्ट में हमने यूज़ करनी है? बिल्कुल इसी डेजर्ट में यूज़ करनी है। वनीला एसेंस यूज़ करेंगे, और उसके साथ कैस्टर शुगर आपने ऐड करनी है, लेकिन मैं इसके अंदर ऐड नहीं करी, क्योंकि कुछ विपिंग क्रीम्स होती हैं जो ऑलरेडी मीठी होती हैं। ठीक है। तो ये हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है। और उसके बाद
हम जो है ये हमने लेडी फिंगर्स जो हैं उसकी कर लेनी है लेयरिंग। ठीक है, अच्छा सोक करके एंड देन लेयर करना है। बिल्कुल। अब मैं अपने आप को सोचूं मैं कितनी फॉरवर्ड हूँ। मैंने एक दफ़ा इसी तरह का कुछ जुगाड़ू मीठा बनाया है, ऐसा तो नहीं था जैसे वो बता रही है, लेकिन केक शेक लगाया पूरा पैन में और उसको जरा वो मैंने कॉफ़ी ऐसे की है ब्लेंड, मतलब ब्लेंड, हाँ नॉर्मल ये ब्लैक कॉफ़ी, और जो सारा ये लेके कप से उसके ऊपर उंडेल दिया। अच्छा कॉफ़ी जो तो वो भी वैसे सोक तो हो गया होगा ना यार? हाँ वो हो गया होगा, तो ठीक था। अच्छा टेस्ट ठीक था। हाँ। अच्छा एक और चीज़ मैं बताऊंगी कि जिस तरह कॉफ़ी हम घरों में बनाते हैं, इंस्टेंट कॉफ़ी बनाते हैं और कहते हैं जी फ्रॉथ उसकी नहीं बन रही। अच्छा ये जरा हमने यहीं पे इसको सोक करके इसको सारा लेयरिंग कर लेंगे, लेयरिंग उसके करके बाद हम आपको दिखाएंगे। अभी यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, बिल्कुल ब्रेक के बाद आएंगे। ब्रेक के बाद हम देखते हैं और यहाँ पर किस तरह से लेयरिंग हो रही है, क्या क्या चीज़ डालने में देखते हैं। वेलकम बैक। तो यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त सा क्या बन रहा है, तिरामिसू बन रहा है। तो अब लेयरिंग इसकी क्विकली हम कर लेते हैं। हुमा बताएंगी अब हमने इसको सोक करके सारा एक दफ़ा लेयर्स लगा ली कुकीज़ की, उसके बाद हम इसके ऊपर जी क्रीम थी, विपिंग क्रीम थी, उसके अंदर वनीला और शुगर आप ऐड कर लीजिए, केस्टर शुगर अगर आप करना चाह रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद इसकी लेयरिंग कर लेंगे हम। ठीक है, क्रीम की एक दफ़ा लेयर कर लेंगे जिस तरह बिल्कुल ट्राइफल में करते हैं। सही है, हमेशा बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ठीक है। इसके बाद दोबारा आपने इसके बाद दोबारा ये कुकीज़ लगा लेंगे और उसके बाद चले आप जब तक इसको रेडी करें। जोहा, जब हम बात करते हैं ख़ास तौर के ऊपर कॉफ़ी की, तो कहते हैं ना कि जी सर्दियों में पीनी चाहिए, गर्मियों में नहीं पीनी चाहिए, तासीर क्या इसकी गर्म होती है या क्या होता है इसके न्यूट्रिएंट्स के अंदर? ठीक है। अच्छा सर्दियों में हम कॉफ़ी को अक्सर एसोसिएट कर लेते हैं कि सर्दियों में ही कॉफ़ी पीनी चाहिए, गर्मियों में बहुत से लोग जो हैं कॉफ़ी अवॉइड करते हैं। अच्छा उसमें होता ये है कि सर्दियों में हमारी बॉडी का जो एक बेसिक गोल है वो ये है कि हमें अपना बॉडी टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग मेनटेन करना होता है। अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर जिस तरह बाहर का टेम्परेचर गिर रहा होता है, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो जिस तरह बाहर का टेम्परेचर जब गिर रहा है तो हमारी बॉडी के अंदर भी अगर हम उसको मेनटेन नहीं करते तो उसके भी कम होने का जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। अब कॉफ़ी का बेसिक रोल क्या होता है कि हमारी बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल के ऊपर लाने पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इस वजह से हम लोग उसको सर्दियों में ज़्यादा कंज्यूम करते हैं क्योंकि बॉडी टेम्परेचर हमारा बाहर की टेम्परेचर के अकॉर्डिंग फॉलो आउट ना करे, बिल्कुल नॉर्मल है, तो बहुत से लोग सर्दियों में कॉफ़ी को एसोसिएट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम इसको गर्मियों में कंज्यूम करते हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसके आपको बेनिफिट्स ही है जो नॉर्मल कॉफ़ी हमें सर्दियों में देती है वही बेनिफिट्स तो यानी जो आपकी रूटीन कॉफ़ी इनटेक है वो आप सर्दी गर्मी पर डिपेंड करते हुए ना करें, आप जो नॉर्मल इनटेक करते हैं 1 से 2 कप वो आप ले सकते हैं। अच्छा जो कुछ लोग होते हैं कि जो ज़्यादा पी लेते हैं उनको एक्ने वगैरह का प्रॉब्लम हो जाता है, वो इस वजह से कि आपका स्टमक उसको जो है वो क्या होता है? ठीक है, उसमें ऐसा होता है कि हमारे कॉफ़ी के अंदर कैफीन की अमाउंट बहुत ज़्यादा है। मार्केट में अब डीकैफिनेटेड कॉफ़ी भी अवेलेबल है, उसमें ये होता है कि कैफीन को वो प्रोसेसिंग के दौरान रिमूव कर देते हैं, लेकिन बहुत से लोग डीकैफिनेटेड को अवॉइड करते हैं क्योंकि लोग कॉफ़ी लेते ही इसलिए कि कैफीन जाएगी और हमारा जो माइंड है वो अलर्ट रहेगा हर वक्त। सही है, तो इसलिए बहुत से लोग जब डीकैफिनेटेड लेते हैं तो वो एक फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर कैफीन बेस्ड कॉफ़ी आप लेते हैं तो हमारा स्टमक जो है उसको रिएक्ट करता है। हमारे स्टमक के अंदर एक म्यूकोजा होता है जो स्टमक को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। बहुत ज़्यादा कैफीन लेने से क्या होता है कि वो म्यूकोजा ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जब वो म्यूकोजा ख़त्म होता है तो हमारा स्टमक इरिटेट करता है। बहुत से लोगों को नोजिया का मसला, वॉमिटिंग का इशू कॉफ़ी पीने से बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होता है। इसके अलावा बहुत से लोगों में आपने देखा होगा कि आयरन डिफिशिएंसी, एनीमिया हो रहा होता है। अब कैफीन का एक साइड इफेक्ट ये है कि वो बहुत से लोगों को खून की कमी की तरफ ले जाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे तो कैफीन जो है वो आपके आयरन की एब्जॉर्प्शन को रोकेगी, जिसकी वजह से आयरन डिफिशिएंसी, एनीमिया का रिस्क है वो बढ़ जाता है। कॉफ़ी नहीं है, वो कोई भी चीज़ अगर आप ज़्यादा करेंगे, जैसे कि बहुत ज़्यादा चाय का इस्तेमाल करते हैं लोग, ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं, हड्डियाँ जो है वो मुतासर होने लगती हैं। अच्छा बिल्किस आपा, ये अभी हमने चूँकि एक्ने का भी जिक्र कर दिया, मास्क की कुछ बताएं ना टिप्स वगैरह के, कॉफ़ी इस्तेमाल करते हुए कैसे कर सकते हैं? स्किन ग्लोइंग के लिए कॉफ़ी को इस्तेमाल किया जा सकता है क्या आपा? ग्लो के लिए अगर आपको टेंशन डिप्रेशन में है तो ये आपके मूड को फ़ौरन अच्छा कर देता है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस रहते हैं तो 1 से 2 कप कॉफ़ी आप ले सकते हैं। लेकिन एक साइड इफ़ेक्ट मैं बताऊंगी, अगर आप होम्योपैथिक की कोई दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं
उसके साथ अगर आप कॉफ़ी इस्तेमाल करेंगे तो वो जो दवा है वो काम नहीं करेगी। ठीक है। क्योंकि कॉफ़ी का एक ये है कि वो आपकी बॉडी को न्यूट्रल कर देता है। तो फिर आपकी अद्वियात या आप नेचुरोपैथी में कोई दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ एक्सेस कॉफ़ी, यानी आपने अभी दवा ली, कोई खमीरा लिया, कोई माजून लिया, उसके साथ आपने कॉफ़ी का एक कप ले लिया, तो आप ये समझ लें कि आपने जो दवा खाई है वो आपकी बॉडी में कंज्यूम नहीं होगी, क्योंकि कॉफ़ी उसको ऐसा करने नहीं देगा। या ऐसा अगर किसी को बहुत ज़्यादा मतलब कि किसी को एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं या जिनको इसके लिए कॉफ़ी बहुत अच्छा है कि वो सूंघ लें, तो उनको फ़र्क पड़ता है, फ़ायदा होता है। जैसे अगर आप कोई ऐसे जिनको परफ्यूम से एलर्जी है, बहुत सारे लोगों को परफ्यूम से एलर्जी होती है, कोई ऐसे इज्तिमा में कहीं जाते हैं तो उनको चाहिए कि कॉफ़ी बीन्स अपने साथ रख के उनको सूंघ लें, तो फिर ये जो एनवायरनमेंट का उनको असर होना होगा, जैसे उनको छींके आना, उनकी नौजिया फील होना, वो नहीं होगा। और फ़ायदे इसके एक बहुत अच्छा फ़ायदा जो है आपके डार्क सर्कल्स के लिए है। सही। ज़्यादा पियेंगे तो डार्क सर्कल्स हो जाएंगे, क्योंकि ये जैसे न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया कि ये आपके जो है आयरन एब्जॉर्प्शन को भी कम कर देता है, और आयरन की कमी की वजह से भी आपको डार्क सर्कल्स होते हैं। लेकिन ये डार्क सर्कल्स एक्सटर्नली ख़त्म कर सकता है अगर बड़ी हड़ को जैसे आप पानी में भिगोएं, उसको पीसें, उसके साथ उतनी कॉफ़ी मिक्स कर लें, और जो क्योंकि ये एरिया आपका बहुत डार्क होता है तो कोई भी इसमें कोकोनट ऑयल वगैरह अगर मिलाना चाहे मिलाकर ये मास्क सा बना लें और इसको आंखों के गिर्द लगा रहे हैं 5 मिनट के लिए। हफ्ते में 2 बार लगाइए। ये पफिनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। जहाँ वाटर रिटेन हो रहा होता है, जहाँ पानी रह रहा होता है, उसको खींच के बाहर लाने में कॉफ़ी आपकी मदद करता है। यहाँ तक कि अगर आपके पाँव बहुत ज़्यादा सूजे हुए, सूजन पाँव में बहुत ज़्यादा है, तो आप वहां पर भी कॉफी का लेप थोड़े से नमक के साथ मिक्स करके कर सकते हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपकी सूजन कम होगी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आप कहाँ तक पहुँची हैं हुमा? बिल्कुल लेयरिंग जो थी मैंने कुकीज़ की दोबारा कर दी थी, क्रीम लास्ट पे दोबारा उसकी लेयर लगाई है, और लास्ट पे जो है कोको पाउडर जो है वो मैंने जो चाय का स्टेनर होता है, पत्ती का स्टेनर, उसके अंदर डाल के सिर्फ उसके ऊपर उसकी गार्निश कर देंगे। इसको आपने रखना है ऑलमोस्ट 4 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर। अच्छा, व्हिपिंग क्रीम की जगह आप नॉर्मल क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? नहीं, वो बहुत हैवी हो जाएगी। और व्हिपिंग क्रीम है, इसके अंदर वनीला और शुगर ऐड करें, मस्कापोन चीज़ भी कुछ लोग ऐड करते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा हेवी नहीं होती। सही है ये डिज़र्ट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद वेफल्स बनाने जी हमने, और ये मैं अभी फ्रिज में रख दूँगी, लेकिन हम टेस्ट कर लेंगे बाद में। बिल्कुल, थोड़ी देर इसको ठंडा होने दें, फिर इसको टेस्ट करते हैं। अच्छा जी, वेफल्स के लिए जो है इससे पहले कि आप वेफल्स स्टार्ट करें, कॉलर है हमारे साथ, माजबीन को लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम माजबीन, कैसी हैं आप, क्या सवाल करेंगी? जी वालेकुम सलाम। मुझे डॉक्टर बल्कीस से पूछना था कि एक तो डॉक्टर मुझे कहते हैं कि आपको सफरा है, दूसरा मुझे खून की कमी है। अगर डॉक्टर बल्कीस मुझे कुछ बता दें। ठीक है, पूछ लेते हैं आपका सवाल। जी, वेफल्स बताइएगा हुमा। बिल्कुल, मैदा लिया जी मैंने 1.5 कप के करीब, और उसके अंदर 1 चम्मच के करीब मैंने नमक ऐड कर लिया। उसके साथ जो है इसके अंदर 1/4 कप के करीब जो है कैस्टर शुगर, अदरवाइज आप चीनी जो है वो पीस के वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। 1/4 कप के करीब शुगर जाएगी जी इसमें। उसके साथ 1/4 कप के करीब ही मैंने ऑयल लिया है इसके अंदर, रेगुलर कुकिंग ऑयल जो है वो ऐड कर लें। ठीक है। आप बटर भी मेल्टेड यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ जो है बेकिंग पाउडर यूज़ करूँगी मैं ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून के करीब। वनीला एसेंस यूज़ करूँगी जी, 1/2 स्पून के करीब वो ले रही हूँ मैं। उसके साथ 1 अंडा है, और अंडा जो है आपने फ्रिज में रखा हुआ यूज़ नहीं करना, ठंडा अंडा नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर, बिल्कुल नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। और 1.5 कप के करीब ही दूध है, वो ऐड कर लेंगे। वो आप देख लें, अगर आपको लगे कि थोड़ा और ज़रूरत है तो साथ में ऐड कर सकते हैं। इसके साथ जो है इंस्टेंट कॉफ़ी 1 टेबलस्पून में ऐड करूँगी, लेकिन वो सबसे लास्ट पे ऐड करेंगे। इस मिक्सचर को आपने ऑलमोस्ट आधा घंटा पड़े रहने देना है। और बिल्कुल वेफल बनाने से पहले आप पैनकेक्स भी बना सकते हैं, तवे के ऊपर थोड़ा सा बटर लगाइए, मिक्सचर ये मैं मिक्स करके आधा घंटा पड़ा रहने देना है। उसके बाद आपने इसके अंदर कॉफ़ी 1 चम्मच के करीब ऐड करनी है,
और अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने किसी सेलेस या केटल के अंदर डाल देने। मेरे पास ये केटल थी, इसके अंदर मिक्सचर मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। वेफल मशीन जो है वो अच्छे से आपने गर्म करनी है और उसके बाद जो है बटर वो आपने लगाना है दोनों साइड्स पे और उसके बाद हम ये मिक्सचर उसके अंदर लगाएंगे और उसके बाद जो है जी जितना टेम्परेचर चाहिए वेफल्स को उसके बाद इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप अब इसमें डालें और फिर ये कितनी आधे घंटे के बाद हम निकालते हैं? ये नहीं, ऑलमोस्ट 5 to 10 मिनट्स। अच्छा, 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, जब तक ये बने कॉलर हमारे साथ महविश मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम महविश, क्या सवाल करेंगी? जी वालेकुम अस्सलाम। अभी मैं डॉक्टर बल्कीस से बात करना चाहती हूँ कि मेरी मम्मा के चेहरे पे काफ़ी छाइयाँ हैं। ठीक है, अभी बिल्किस आपा ने झाइयों का कुछ बताया, आपने जो है ना वो नोट नहीं किया, दोबारा रिपीट कर देंगी बिल्किस आपा। अच्छा, सवालों के जवाब लेने से पहले जोहा ये भी कहा जाता है कि जो लोग ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं उनको गुस्सा ज़्यादा आता है, एग्रेसिव ज़्यादा होते हैं, मिथ है या इसमें कोई साइंटिफिक रीजन भी है इसके पीछे? साइंटिफिक रीजन एज सच तो नहीं है इसके पीछे, सिर्फ ये साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। जबकि ब्लैक कॉफ़ी के हमारे पास फ़ायदे बेतहाश हैं, नुकसानात उसके हमारे पास सिर्फ कैफीन रिलेटेड जो मैंने बताए हैं वही आ जाते हैं। अच्छा, ब्रेन सेल्स के लिए कितनी इफेक्टिव है और ख़ास तौर पर जिन लोगों को माइग्रेन रहता है मुस्तकिल, उनको हेल्प करती है, किस तरह करती है? अच्छा, उनको ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हेल्प आउट करती है। हमारे ब्रेन का एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है एडिनोसिन। अब एडिनोसिन जितना ज़्यादा बनेगा उतना हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं वो इनएक्टिव होकर काम करेंगे। जो बहुत से लोगों को माइग्रेन का इशू रहता है वो क्यों रहते हैं? क्योंकि इनके ब्रेन सेल्स एक्टिव नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा पेन के अंदर होते हैं, उनके ऊपर जो दूसरे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनका असर ज़्यादा हो रहा होता है। तो एडिनोसिन, जैसा मैंने बताया कि वो एक विक्टिम है हमारे ब्रेन सेल्स का, जितना ज़्यादा होगा उतने ब्रेन सेल्स जो है वो कम एक्टिवली काम करेंगे। अब कॉफ़ी क्या करती है? एडिनोसिन को ब्लॉक कर देती है। जब एडिनोसिन ब्लॉक हो जाएगा तो हमारे ब्रेन सेल्स जो है वो एक्टिव तरीके से काम करना शुरू करेंगे। बहुत से लोग कॉफ़ी अर्ली मॉर्निंग प्रेफर करते हैं और इसका बेस्ट टाइम भी, अब जैसे आप पूछ रही थी कि कॉफ़ी जो है बेस्ट टाइम क्या होना चाहिए, तो कॉफ़ी का बेस्ट टाइम हमारे पास अर्ली मॉर्निंग है, या आप इसको अपने स्नैक टाइम में कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन स्नैक टाइम भी वो वाला कि जो आपके मिड मॉर्निंग में आता हो। लेट इवनिंग में स्नैक टाइम में आप इसको अवॉइड करें और अपने सोने से 6 घंटे पहले इसको अवॉइड करें। ठीक है, 6 यानी कि अगर आपने 9 बजे सोना है तो आप 3 बजे से पहले कॉफ़ी कंज्यूम कर लें। और जिस वक्त माइग्रेन हो रहा है उस वक्त भी ले सकते हैं? उस वक्त टाइम जैसे कि मैंने बताया वो बहुत अहम है, या अर्ली मॉर्निंग या मिड मॉर्निंग। सही है। हानिया कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम हानिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सवाल कीजिए हानिया। मेरा दोनों डॉक्टर से ये क्वेश्चन है कि मेरे फेस पे ना ब्राउन और ब्लैक तिल हैं। ठीक है, और ये कैसे जा सकते हैं? इसके लिए मुझे क्या करना होगा? ठीक है, न्यूट्रिशन कोई कमी भी होती है जिसकी वजह से निशान हो जाते हैं? निशान होते तब हैं कि जब हमारी स्किन डेड सेल्स की तरफ जा रही होती है। बहुत से रीजंस हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी आ सकते हैं, बैक्टीरियल रीजंस भी आ सकते हैं कि किस वजह से स्किन के ऊपर पैचेस बन रहे हैं, तिल बन रहे हैं। बेसिक रीजंस बहुत सारी हैं, लेकिन कॉफ़ी जो है वो हमारी स्किन के ऊपर से जो डेड सेल्स हैं उसको रिमूव करने में हेल्प करती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बहुत से लोगों को स्किन के ऊपर हो रही होती है, तो अगर वो स्किन के ऊपर टॉपिकली भी अप्लाई करते हैं या कंज्यूम भी करते हैं तो कॉफ़ी दोनों तरीकों से उनको, बिल्कुल जैसे कि आप बता रही है कि मुख्तलिफ टोटके हैं, तरीके हैं जिनके थ्रू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले तो निशानों वाले ही बता दीजिए कि जो डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं फेस के ऊपर उसको कैसे कवर कर सकती है कॉफ़ी? अच्छा, ये बड़ी हड़ के साथ ही अगर कॉफ़ी, जिस तरह मैंने डार्क सर्कल्स के लिए बताया था, उसी तरह एज स्पॉट्स के लिए भी जो डार्क पैचेस हो जाते हैं उनके लिए भी है कि वैसे ही उसको बना के बड़ी हड़ को, जैसे पहले आप पानी में भिगो दें, फिर उसको सिलबट्टे पे पीस के उसका पेस्ट निकाल लें, उसको कॉफ़ी के साथ मिलाकर आपने जो डार्क स्पॉट्स है उस पर लगाएं, तो उससे वो हल्के हल्के जो है ना लाइटर होते चले जाएंगे। अच्छा जी, हुमा आपके वेफल्स कहाँ तक पहुँचे भाई? बिल्कुल 1 से 2 मिनट में मैं मशीन खोलूँगी। बिल्कुल 3-4 मिनट बाद मैं इसलिए नहीं खोल सकती क्योंकि डबल लेयरिंग होती है, अगर पहले खोल देंगे और कच्चे होंगे तो कुछ। अच्छा, टोटल टाइम आपने कितना देना होता है वेफल्स? ऑलमोस्ट 5 मिनट्स, आपकी मशीन के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और 5 मिनट मेरी मशीन में 5 से 6 मिनट हार्डली लगता है। और अभी मैंने लगा दी है क्योंकि मैंने खोल दिया था उसको। आपने इसको पहले अच्छे से गर्म करना है और बंद रखना है। और अभी जरा देखूं तो मैं, आपने कहाँ तक, ओहो हो क्या बात है, ज़बरदस्त मीठा जो है ना आज बन गया है। वेफल्स की खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है। जोहा, आपको पसंद है कॉफ़ी और कॉफ़ी के जो स्वीट्स बनते हैं? मुझे आप मीठे की फ़ैन नहीं लगती? मैं मीठे की बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ, बस कॉफ़ी की थोड़ी कम फ़ैन हूँ, लेकिन ये जो डिज़र्ट बना रही टिरामिसू ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं चाह रही हूँ ज़रा आप आके इधर फील करें, वहाँ वो फील नहीं आ रही जैसे यहाँ फील आ रही है। आ जाए आप, ज़रा खुशबू सूंघे और आप देखोगे आपसे जो टेस्ट के बगैर रह नहीं जाएगा।
ये थोड़ा सा सेटल हो चुका है? हाँ सेटल हो चुका है, लेकिन आपने एटलीस्ट 4 घंटे इसको फ्रिज में रखना है। अच्छा जी। और उसके बाद इसको यूज करना है। लेकिन हम तो यानी सबसे अच्छी बात है कि ये इतना इजी है, क्विकली बन रहा है और आप इसको बना देंगे और जब आप दावत की तैयारी कर रहे हो तो पहले से आप मीठा बना के रख दें और सेटल हो जाएगा और आप बाकी काम कर लो। वेरी क्विकली बन गया। ये तो चीजें होनी चाहिए आपके पास। कैसी खुशबू आ रही है? बहुत मजे की, आप सही कह रही थी, वहाँ बैठ के कोई मजा नहीं आ रहा। बिल्किस साहबा जरूर मिस करी होंगी और बिल्किस साहबा को मैं जरूर मिस करती हूँ। जब भी यहाँ पे मजे मजे के खाने बने तो आपा इतनी अच्छी खुशबू आ रही होती है, जो एसेंस है ना, पता नहीं आपको कब खींच के लेकर आएगा ये लाहौर। नहीं, मैं आ रही हूँ 13 और 14 को मैं लाहौर में हूँ, तो इंशाल्लाह आप लोग को ज्वाइन करूँ। बस तो 13-14 को आप फिर इधर ही होंगी हमारे पास। लेयरिंग इतनी पसंद लगती है ना। ठीक है, तो हुमा आप खुद भी तो टेस्ट करें। लोग कहते हैं पता नहीं क्या खिलाती है इन लोगों को, ये खुद नहीं खाती। टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। सीरियसली वाह भाई वाह, मजेदार। कैसा लगा था? बहुत अच्छा। और वेफल्स भी रेडी हो गए हैं। वेफल्स हो गए, जरा दिखा रही थी क्या बना है के साथ या मैपल सिरप के साथ। बहुत नहीं, मैं सारा खाऊंगी, बहुत मजेदार। ओके, क्योंकि बहुत से लोग कॉफ़ी अवॉइड कर रहे होते, पीते नहीं है। जिस तरह से मैं कॉफ़ी नहीं पीती, लेकिन कॉफ़ी बेस्ड जो डिज़र्ट्स हैं उनकी वैरायटी हो तो बंदा ज़रूर वो लेता है। फिर बहुत मज़ेदार, किसी को भी नहीं मिलने वाला ये। अच्छा, तो ये वेफल्स अब हम अच्छा इसके ऊपर टॉपिंग वगैरह भी अभी आपने बता दी क्या क्या कर सकते हैं? आप आइसक्रीम के साथ सर्व कर सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा मैपल सिरप के साथ कर सकते हैं। मेरे पास कैरेमल सॉस है, कैरेमल सॉस के साथ कर सकते हैं। और ये भी हम ट्राई करेंगे थोड़ा सा। हनी के साथ भी कर सकते हैं। हनी के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा, नाश्ते में वेफल्स बड़े मजे के लगते हैं वैसे। और इतने एक्सपेंसिव जो है ना, वो अच्छी जगह से अगर आप लेना और अच्छे टेस्ट में हो तो महंगे मिलते हैं, लेकिन आपने तो बड़े आसान तरीके से हमें बता दिया। हम ट्राई कर सकते हैं वैसे, ये भी ट्राई कर लेते हैं। ये वेफल एक नाश्ते में ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं। इसमें कितनी न्यूट्रिशनल जो है ना वो आपको लग रही है? इसमें डिपेंड करता है कि इन्होंने कितना स्कूप लिया है। ठीक है। ये जो वेफल का जो मिक्सचर है, जो बैटर है, उसमें कितना ज़्यादा इनका वाइट फ्लावर एडेड है। क्योंकि जो वाइट फ्लावर का हाफ कप है वो हमें 80 कैलोरीज दे रहा होता है। सही। तो अब डिपेंड करता है कि स्कूप इनका कितने जो है बच्चों को दे सकते हैं। ये बच्चों के लिए हेल्दी है, लेकिन वीकेंड्स के ऊपर दें तो बेहतर है, क्योंकि इस वजह से हमारे पास वाइट फ्लावर एडेड है। तो वाइट फ्लावर अगर बहुत ज़्यादा बच्चों को हम लोग रेगुलर रूटीन में देंगे तो वो उनको डायबिटीज़ का जो रिस्क है वो बढ़ा देगा। और दूसरा आपने देखा बच्चों में आजकल चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ज़्यादा आ रही है। बच्चे छोटे बच्चे होते हैं वो चबी काउच पोटैटोज बन रहे होते हैं। वो क्यों बन रहे होते हैं? क्योंकि वो थोड़ा सा जो रिफाइंड कार्ब्स हैं उनकी इंटेक ज़्यादा करें। लेकिन ये वीकेंड के लिए बहुत अच्छी एक स्नैक है उनके लिए। काउच पोटैटोज से भी बन जाते हैं। तो बच्चों को आजकल जो ना सब पोटैटो के अलावा कुछ खिलाते ही नहीं। एग्जैक्टली। प्राइस पे जो ना वो डिपेंडेंट है बच्चे, तो उनको आप मज़े मज़े की चीज़ें दे सकते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें खिला सकते हैं। सो थैंक यू सो मच हुमा, आपने क्या सुबह सुबह मीठा खिला दिया, आज मज़ा ही आ गया। मेरी तो मॉर्निंग जो है ना वो लश पश हो गई है। और बिल्किस साहबा आपका बहुत शुक्रिया। जोहा आप हमारे साथ होती हैं, आपने मीठा एंजॉय किया। बिल्कुल, मुझे बहुत मज़ा आया। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आने का फ़ायदा हुआ ना। देखिए सुबह सुबह आपको कितने मज़ेदार जो है ना ट्रीट मिली है। तो आप सब ने भी हमसे ऐसी मोहब्बत करनी है, प्यार करना है, फीडबैक देना है, हमें अपनी दुआओं में याद रखना है। देखते रहिए सब सवेरे पाकिस्तान।